हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट बेस आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं एक और धांसू, एक और धुआंधार, एक और धमाकेदार सेशन क्लास 12th के जेईई एस्पिरेंट्स के लिए। जो सॉल्यूशन चैप्टर हमने स्टार्ट किया है उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि सॉल्युबिलिटी के इस सेशन में हम बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन के क्या मायने हैं और किस तरीके के सवाल इस पर जेईई पर आ सकते हैं। बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर न्यूमेरिकल बनेगा तो एक आध न्यूमेरिकल बन सकता है जो हेनरीज लॉ पर बनेगा, जिसको हम देखेंगे इसी पार्ट में, हेनरीज लॉ। और ये हेनरीज लॉ इस पूरे सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। हालांकि हम ओवरऑल सॉल्युबिलिटी पर चर्चा करेंगे जिसका एक हिस्सा होगा हेनरीज लॉ, जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स की बात करेंगे। बट जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैसेस की बात की जाए, सॉलिड्स और लिक्विड्स की भी बात हम करेंगे इस वीडियो में कि उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी सॉल्यूशन के अंदर। तो ये सारी चर्चा हम लोग करेंगे अपने इस वीडियो में। एंड देन सून आफ्टर दिस सेशन इट विल बी फॉलोड बाय अ डीपीपी सेशन, यानी कि आपको एक डीपीपी मिलेगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डीपीपी को आपको सॉल्व करना है, आपको प्रॉपर उस पर टाइम इन्वेस्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि तुमने डीपीपी बस डाउनलोड कर ली और क्वेश्चन एक नजर मार लिया, बोला यार ये तो शायद बनेंगे नहीं, चलो सर का ही वेट करेंगे, सर ही इसके सॉल्यूशन देंगे। वो नहीं करना भाई, तुमको डीपीपी मेहनत से खुद से सॉल्व करनी है, तुम्हें सॉल्व करनी है डीपीपी। वो तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। अगर फिर कोई डाउट आता है या कोई क्वेश्चन में फंस जाते हो या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर तुम वीडियो सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो। तो फिर वो डीपीपी का वीडियो सॉल्यूशंस जो आपको मिलेंगे आप उसको बिल्कुल देखकर पूरी डीपीपी को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डीपीपी डाउनलोड करते रहना, अपनी एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाते रहना, हो सके तो उसका हार्ड कॉपी निकालकर एक फाइल भी मेंटेन करते रहना, क्योंकि कहानी डीपीपी तक रुकने वाली नहीं है। आपको आईआईटी जेईई को अगर क्रैक करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाने पड़ेंगे। उसके लिए हम आपको कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, फॉलोड बाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यानी कि आईआईटी में पिछले 30, 35, 40 सालों में जो सवाल आए वो सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, और हर एक सवाल का एक डिटेल एनालिसिस हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो ये चीज पूरी होगी। इसके अलावा इतना ही नहीं, डाउट क्लियरिंग सेशंस, वन शॉट सेशंस जिसमें पूरा चैप्टर एक ही बार में कंप्लीट होगा। इसके अलावा आपके चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। मैग्नेट बेस की वेबसाइट पर आप जाओगे, बहुत नया फीचर अब आने वाला है, वहां पर आप अपना टेस्ट कंडक्ट आप खुद क्रिएट भी कर सकते हो, और जो वहां पर पहले से टेस्ट बने हुए हैं आप उन टेस्ट को एज अ क्विज फॉर्मेट में दे भी सकते हो। तो वो एक नया फीचर बहुत जल्दी आने वाला है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपके हर बार टेस्ट होंगे वेबसाइट पर। इसके अलावा वीकली टेस्ट पेपर, चैप्टर वाइज गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड अदर नोटिफिकेशंस रिलेटेड टू एग्जाम्स, ये सारे सेशंस आपको मिलते हैं मैग्नेट बेस आईआईटी जेईई और नीट के चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कूपन कोड के आपको ये सारे चीजें मिलती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कहना चाहिए इतनी सारी चीजें किसी के पेड कोर्स में भी नहीं है जो मैग्नेट बेस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है भैया। संपट पड़ी क्या बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेडिकेटेडली चैनल को फॉलो करते रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और अपनी तैयारियों को अंजाम दे, चाहे वो आईआईटी जेईई की हो चाहे वो नीट की हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किसके बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में जानना। तो लेट्स बिगिन विद दिस पार्ट कि सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है। देखो, हमने बात करी थी कि जब सॉल्यूशन बनता है, हमने बात करी थी कि जब सॉल्यूशन बनता है तो दो चीजों की मिलावट से बनता है। दो चीजें कौन है? सिंपल सी, अगर हम बात करें, एक है हमारे पास सॉल्यूट, एक है हमारे पास सॉल्यूट और एक है हमारे पास सॉल्वेंट। एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, और दोनों से मिलकर हम ये तय करते हैं कि हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमने कहा भैया हमारे पास है सॉल्यूट, हमारे पास है सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाया तो हमने कहा भाई हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन फिर हमें इस बात में यह कौन बताएगा कि यार कितना सॉल्यूट होगा कितने सॉल्वेंट में ताकि सॉल्यूशन बन जाए। मतलब अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सपोज करो अपन ने जो एग्जांपल लिया था, पानी में अपन ने नमक मिलाया था, राइट। जब हमने फर्स्ट पार्ट देखा था, फर्स्ट लेक्चर इसका देखा था, तो हमने सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर को
समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें मैंने पानी लिया था और पानी में नमक मिलाया था, राइट। अब अगर कोई मुझसे पूछ ले सर कितना नमक कितने पानी में मिलाया है, तो इसका मतलब एक तरीके से वो मुझसे कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं, और कंसंट्रेशन में भी क्योंकि ये सॉल्यूट के बारे में पूछ रहे हैं कि कितना सॉल्यूट मिला है पानी में, या कितना सॉल्यूट कितने पानी में मिला है, तो मैं कहूंगा ये मेरे बारे में सॉल्युबिलिटी जानना चाह रहे हैं। मतलब ये मेरे सॉल्यूशन के बारे में सॉल्युबिलिटी जानना चाह रहे हैं कि भैया सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी का मतलब है कितना सॉल्यूट आपने मिलाया है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, दैट्स इट। कितना सॉल्यूट आपने मिलाया है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ताकि आपका सॉल्यूशन बन गया था, ताकि आपने सॉल्यूशन बना दिया था। तो कितना अमाउंट का सॉल्यूट आपने मिलाया है। तो वॉट एवर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज इट सॉल्युबिलिटी, दैट इज नोन एज इट सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी पे चर्चा करें तो क्या लिखा हुआ है, देखेंगे। चर्चा करें सॉल्युबिलिटी के तो क्या लिखा है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट that can be dissolved in a given amount of solvent, generally 100 gram, at a given temperature is termed as solubility at that temperature, and it should be the maximum amount, whatever is the amount, but it should be maximum। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पर अभी और कुछ अमाउंट जो है वो और भी एडेड है लेकिन आपने वो वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी, ऐसा नहीं होगा। आपने जितनी भी वैल्यू मैक्सिमम सॉल्यूट की ऐड की होगी वो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। So it's basically the maximum amount of solute added in a given amount of solvent। solvent का एक specific amount, अब वो specific amount generally होता है 100 ग्राम। आप जनरली 100 ग्राम में बताते हो कि भैया हमारे पास solvent है 100 ग्राम और इसमें अब हमने इतना solute मिला दिया है, तो 100 ग्राम solvent में हमने जो solute मिला दिया गया है that will be called as, जितना भी amount आपने solvent का मिलाया, solute का मिलाया है, that is known as its solubility। एंड प्रोवाइडेड टेम्परेचर आप उस समय चेंज नहीं करोगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हर बार टेम्परेचर बदलोगे तो सॉल्युबिलिटी बदल जाएगी। जैसे हम कहते हैं पानी है, अब पानी में नॉर्मली लगभग आप 36 ग्राम नमक मिला सकते हो अगर आपके पास 100 ग्राम पानी है तो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं तो, रूम टेम्परेचर की बात करूं तो मान लो मेरे पास पानी रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे भी थोड़ा सा कम समझ लो 20 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये वैल्यू 20 डिग्री पर आती है। तो 20 डिग्री पर अगर मेरे पास पानी रखा है तो अब सवाल उठता है कितना नमक उसमें हम मिला सकते हैं, तो आंसर है 36 ग्राम, 36 ग्राम आप नमक मिला सकते हो। तो नमक की सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस में 36 ग्राम होती है, 36 ग्राम होती है। सर अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा ले तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, 36 ग्राम से ज्यादा सॉल्युबल होगा, 37, 38, 39, 40 ज्यादा नमक डिसॉल्व हो जाएगा। सर अगर हम पानी को ठंडा कर ले तो 20 डिग्री से कम कर लें, 19, 18, 17, 16, तो फिर नमक की मात्रा कम हो जाएगी, 36 से 35, 34, 33, 32, 31, 30, 25 ग्राम इतना नमक डिसॉल्व होगा, तो उस समय सॉल्युबिलिटी बदलेगी। तो हमें जब सॉल्युबिलिटी बतानी है किसी भी सॉल्यूशन की तो वी एंश्योर कि टेम्परेचर हम चेंज नहीं करेंगे। सो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर देयर विल बी अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कुछ अमाउंट सॉल्यूट का होगा जो सॉल्वेंट के 100 ग्राम में एडेड होगा, वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा, वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी एंड इट शुड बी एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, वी कैन नॉट चेंज द टेम्परेचर देयर आफ्टर, इट्स एट द स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब आगे का मुद्दा क्या है, ये जो सॉल्यूट है, ये जो सॉल्यूट है ये 3 फेज में हो सकता है, मतलब ये 3 टाइप का हो सकता है, मतलब 3 फिजिकल स्टेट में हो सकता है। या तो ये सॉलिड हो सकता है, या फिर ये लिक्विड हो सकता है, या फिर ये गैस हो सकता है। तो इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड और इट कैन बी अ गैस। जो सॉल्वेंट के लिक्विड फेज में डिसॉल्व होगा, मतलब हमने इसके लिक्विड फेज में ही बात करनी है। अब ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन सिर्फ हमेशा लिक्विड फेज में ही बनेगा, सॉलिड और गैस में नहीं बन सकता, बन सकता है। हमने इनफैक्ट पिछले लेक्चर में इसके टाइप्स में देखा भी था, जैसे सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन होता है अलॉय, गैस का सोल्यूशन होता है एटमॉस्फेरिक एयर, 2 गैस का मिक्सचर हो गया तो वो गैसियस सोल्यूशन हो गया। लेकिन जब हम सॉल्युबिलिटी की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो वी एंश्योर कि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड हो,
और लिक्विड में एक बार सॉलिड की सॉल्युबिलिटी देखेंगे, एक बार लिक्विड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखेंगे, और एक बार गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी देखेंगे। तो ये सब डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स की सॉल्युबिलिटी हम देखेंगे लिक्विड के अंदर। और इसमें देखने वाली बात क्या है, मतलब अगर हम ये बोले कि सर हम देखेंगे कि सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या है, तो इसमें देखने वाली ये बात नहीं है कि वो सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा। उसमें देखने वाली ये बात है कि ये सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। जैसे सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसको लिक्विड में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो किन फैक्टर्स पे वो सॉल्युबिलिटी कम या ज्यादा हो सकती है। लिक्विड को मिलाया आपने किसी लिक्विड में तो सॉल्युबल तो हो गया, मान लीजिए सॉल्युबल हो गया तो सॉल्युबिलिटी तो आ गई वहां पर, लेकिन अब वो सॉल्युबिलिटी बदल सकती है तो किन फैक्टर्स पे बदल सकती है, वो चर्चा अब हम यहां पर करने वाले हैं। संपट पड़ गई बात। तो कुल मिलाकर सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इट्स द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट per 100 gram of solvent in a specific temperature or at a specific temperature in a given condition at a specific temperature। तो जो भी solubility होगी solute की 100 ग्राम solvent के अंदर, वो एक specific temperature पर होगी। This is what we called as solubility। और अभी हम सबसे पहले start करेंगे solubility of gas in liquids। So we'll start with solubility of gas in liquids। देखते हैं कि वो solubility किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब solubility of gas in liquids का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम पीते हैं, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स जो आती है मार्केट में, उसमें क्या होता है, उनके फ्लेवर्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गैस एंड वो जो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स है वो लिक्विड है, तो इट इज द केस ऑफ solubility of gases in liquids। तो अब उन फैक्टर्स पर हम बात करते हैं कि किन किन चीजों पर वो फैक्टर्स निर्भर करते। संपट पड़ी क्या बात। और इसकी शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि मैं आपके मन में एक सवाल छोड़ देता हूं, लेक्चर तो अभी चलता रहेगा, जारी रहेगा, लेकिन एक मन में एक सवाल आपके छोड़ देता हूं कि क्यों ऐसा होता है कि हमें चाय हमेशा गर्म और कोल्ड ड्रिंक हमेशा ठंडी ही अच्छी टेस्ट करती है। मतलब जब भी हम चाय मांगते हैं तो हम बोलते हैं ना, गर्म दो यार चाय, चाय ठंडी हो गई, इसको फिर से गर्म कर लाओ। लेकिन कोल्ड ड्रिंक हमें चिल्ड चाहिए, कोल्ड ड्रिंक हमें ठंडी चाहिए। अब ये नहीं है कि अपना अपना टेस्ट वाली बात है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि ऐसा ही होता है, इन जनरल ऐसा ही होता है। तो सवाल ऐसा क्यों होता है, मतलब इस सेशन के एंड तक आपको इसका जवाब मिल जाएगा। खैर ठीक है, लेकिन मन में सवाल रखना, क्या रखना, कि चाय हमेशा हमें गर्म और कोल्ड ड्रिंक हमेशा हमें ठंडी ही क्यों अच्छी लगती है। तो इस सवाल का जवाब आपको जरूर मिलेगा। बाकी फिलहाल सॉल्युबिलिटी समझ में आया, सॉल्युबिलिटी को लेकर बात समझ में आई, जो भी बात इनने करी है, जो भी इनने चीजें समझाई हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव अहेड देन। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। ओके, तो सॉल्यूट की जो मात्रा है सॉल्वेंट के 100 ग्राम में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्यूट जो हो सकता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी स्टेट में हो सकता है, लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड होगा। तो वी एंश्योर कि सॉल्युबिलिटी एक बार सॉलिड इन लिक्विड देखा जाए, एक बार लिक्विड इन लिक्विड देखा जाए, और एक बार गैस इन लिक्विड देखा जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस की सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जब वो लिक्विड के अंदर होंगे, किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगी जब वो लिक्विड के अंदर होंगे। तो पहला पैरामीटर है नेचर ऑफ द गैस। वो गैस कैसी है, क्या वो गैस ऐसी है जो इजीली लिक्विफाइबल हो, मतलब बहुत जल्दी लिक्विफाइड हो जाती हो, क्योंकि जो गैसेस लिक्विफाइड आसानी से हो सकती हैं, जिनका टेम्परेचर या प्रेशर, जिनका टेम्परेचर कम कर दो या प्रेशर बढ़ा दो तो वो आसानी से लिक्विड में जो कन्वर्ट हो जाती हैं, ऐसी गैसेस ज्यादा सॉल्युबल होती हैं लिक्विड के अंदर। मतलब ऐसी गैसेस की सॉल्युबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो द गैसेस विच आर इजीली लिक्विफाइबल, जो गैसेस बहुत आसानी से लिक्विड बन सकती हैं, वो सॉल्युबल हो सकती हैं लिक्विड के अंदर, और उनकी सॉल्युबिलिटी अक्सर ज्यादा होती है। तो द गैसेस which can be easily liquefied are more soluble in common solvents. Example, CO2 is more soluble than H2 and O2 in water. तो वो गैसेस जो इजीली लिक्विफाइबल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंपेयर करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लिक्विफाइड इजीली हो सकती है, इसलिए पानी के अंदर वो ज्यादा सॉल्युबल होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डिसॉल्व हो सकती है। आपने सुना होगा सोडा। सोडा क्या होता है,
अब सोडा कोई लोग सोचता है कुछ अलग टाइप का ड्रिंक होता होगा, मार्केट में आता है, फिर उसको अपन डिफरेंट बेवरेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं, सोडा सिंपल एयरेटेड वाटर होता है। सर एयरेटेड वाटर मतलब वो सिंपल पानी होता है, उस पानी के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर दिया गया है, उस पानी के अंदर सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व कर दिया गया है, बस दैट्स इट। अब तुम उसको सोडा कह देते हो। आजकल तुमने देखा होगा वो सोडा वाले ड्रिंक्स मिलते हैं ना मार्केट में, गर्मी के मौसम में ज्यादा दिखते हैं, वो वेंडर्स हर जगह खड़े रहते हैं ना गाड़ी लेकर, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आता है, उसमें बहुत सारे मसाला फ्लेवर, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, मैंगो, ऑरेंज, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, देखा होगा। या कभी तुमने वो नींबू शिकंजी वाला वो जो सोडा वाटर देते हैं ना आपको, उनको देखा होगा। तो वो सोडा कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं सोडा, उसमें एक बॉटल आती है कांच की, उसमें पानी भरते हैं, वो ऑर्डिनरी वाटर होता है, सिंपल वाटर होता है, उसको एक मशीन में डालते हैं और 2 बार ऊपर प्रेस करते हैं, ऐसा देखा होगा कभी। तो वो मशीन में क्या है, वहां पर प्रेशराइज CO2 है, हाई प्रेशर की CO2 है, और वो हाई प्रेशर की CO2 उस पानी में चली जाती है। तो बस CO2 डिसॉल्व्ड इन वाटर, बन गया सोडा आपका साहब, ये सोडा है आपका। तो दिस इज CO2 कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो दिस इज सोडा। अब CO2 क्यों डिसॉल्व हो गया पानी में? क्योंकि बहुत अच्छा लिक्विफाइड गैस है, बहुत अच्छी लिक्विफाइड गैस है, मतलब इट कैन बी इजीली लिक्विफाइड, एंड क्योंकि इसका लिक्विफेक्शन जो है वो H2 और O2 से ज्यादा है, ज्यादा कन्वीनियंट है, इसलिए CO2 पानी के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू H2 एंड O2। तो गैसेस कैसी होनी चाहिए? तो सिंपल शब्दों में गैसेस वो होनी चाहिए विच कैन बी इजीली लिक्विफाइड, विच कैन बी easily liquefied, which can be easily liquefied. So this is what we are having as CO2, nature of the gas. Now different gases dissolve to a different extent in the same solvent, and same gas has different solubilities in different solvents. और ऐसा नहीं है कि एक गैस है CO2 तो पानी के अंदर वो जितनी सॉल्युबल होगी उतनी वो किसी अल्कोहल में भी सॉल्युबल होगी, नहीं, हर सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग होगी। तो डिफरेंट gases will have different solubility in the same solvent, and the same gas will also have a different solubility in different solvents. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग गैस की solubility अलग अलग लिक्विड्स में तो अलग अलग होगी, लेकिन अलग अलग गैस की solubility सेम लिक्विड में भी अलग होगी, और एक ही गैस है उसकी solubility अलग अलग लिक्विड्स में भी अलग होगी। मतलब सिंपल सी बात यह है कि हर गैस की अपनी एक solubility है, और हर लिक्विड जिसमें वो डिसॉल्व हो रहा है, कहने को सॉल्वेंट, उसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है कि वो किस गैस को कितना डिसॉल्व करना चाहता है। उसके नेचर पे भी हम बात करेंगे, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट होगा वो सेकंड फैक्टर है, बट फिलहाल अभी अपन नेचर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं, और उस गैस को हम ज्यादा सॉल्युबल मानेंगे जो ज्यादा इजीली लिक्विफाइड होगी। नाउ example, non-polar gases like O2, N2 etc. are very less soluble in water, whereas polar gases like HCl, SO2, NH3, CO2 etc. are highly soluble in water. तो O2, H2, N2 ये सब पोलार नहीं है। पोलार मतलब समझ गए, इनके अंदर पोल्स नहीं आ सकते। पोल्स मतलब केमिस्ट्री में पोल्स एक ही चीज होती है, चार्जेस। अगर मैं कहूं केमिस्ट्री में कोई सॉल्वेंट पोलार है या कोई गैस पोलार है, तो सिंपल शब्दों में उसके ऊपर चार्जेस आ सकते हैं। कौन सा चार्ज? प्लस और माइनस। जैसे HCl है, अब HCl की बात करें अगर हम, तो HCl पोलार गैस है, इट्स अ पोलार गैस। पूछो क्यों? क्योंकि भैया HCl के ऊपर चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो H पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए तो ये पोलार हो गया। लेकिन अगर तुम N2 की बात करते मुझसे या O2 की बात करते, तो इनमें चार्जेस नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों सेम एटम है। तो किस पर नेगेटिव किस पर पॉजिटिव? कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं अपनी तरफ नहीं खींचेगा, क्योंकि कहने को दोनों ही चोर हैं, और दो चोर वो भी जुड़वा भाई, तो कोई किसी का इलेक्ट्रॉन उचका के नहीं लेकर जाएगा। इसमें तो आप कह सकते हो ना, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन चोर प्रवृत्ति का आदमी है, चोर समझ गए ना। मेरे लिए जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, याद रखना, ध्यान से सुनना, मेरे लिए जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं मैं उनको चोर घोषित कर देता हूं। मैं बोल देता हूं भाई साहब आप चोर हो। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाओगे इलेक्ट्रॉन उचका के ही लाओगे, और इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर लेकर आ जाओगे, अपने साथ लेकर जाओगे, तो आप पर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर गया तो मेरे पर नेगेटिव, मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले गया, मेरा इलेक्ट्रॉन कोई ले गया, तो मेरे से इलेक्ट्रॉन चला गया तो मेरे पे पॉजिटिव, और जो मेरा इलेक्ट्रॉन लेकर गया उस पे नेगेटिव।
सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा उस पर नेगेटिव, जिससे लेकर जाएगा उस पर पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो HCl में Cl इलेक्ट्रॉन ले गया, किससे ले गया? H से ले गया, तो Cl ले गया तो नेगेटिव, क्योंकि H से निकल गया वो इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव। सिंपल शब्दों में अगर हम देखें तो भैया इलेक्ट्रॉन्स कहना चाहिए बुराइयां हैं। मेरे अंदर 4 बुराई है, मान लो मैं एक बुराई अपने अंदर से निकाल दूं, तो अब मैं पॉजिटिव आदमी हो गया या नेगेटिव आदमी हो गया? पॉजिटिव हो गया ना भाई। 4 बुराई में से एक बुराई निकाल दी, अब 3 ही बुराई बची, तो मैं पहले से ज्यादा पॉजिटिव हो गया। लेकिन नहीं, मैं एक बुराई और ले लूं उल्टा, तो एक बुराई और ले ली तो मैं और नेगेटिव हो गया। बस इलेक्ट्रॉन्स वही है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इंसान पॉजिटिव बन जाए, एटम पॉजिटिव बन जाए, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते तो एटम नेगेटिव बन जाए। HCl पोलर इस वजह से। लेकिन नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये पोलर नहीं है, क्योंकि यहां पर तो दोनों ही चोर हैं, और 2 चोर हैं तो कोई चोरी फिर नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों चोर की इंटेंसिटी एक ही होगी ना, दोनों सेम एटम ही है। तो इसलिए दिस विल बी नॉन पोलर, दिस विल बी नॉन पोलर, सो दिस विल बी नॉन पोलर। तो ये आपका नॉन पोलर हो जाएगा। और केमिस्ट्री में एक बड़ी अच्छी कहावत है कि भैया अपना ही अपनों को डुबाता है। बोले नहीं सर ये तो जीवन की कहावत। अरे जीवन में तो ठीक है, ये एक अलग बात है, और जीवन में भी ऐसे सच्चाई है यही कि अपना ही अपने को डुबाता है। लेकिन केमिस्ट्री में भी एक कहावत है कि अपना वाला ही अपने वालों को डुबाता है, यानी कि सेम चार्जेस वाले, कहना चाहिए सेम नेचर वाले सेम नेचर को डुबाते हैं। सेम नेचर मतलब पोलार नेचर का कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर पोलार नेचर का ही कोई घुल सकता है, पोलार नेचर का ही कोई डिसॉल्व हो सकता है। नॉन पोलार नेचर का कोई सब्सटेंस है तो उसके अंदर कोई नॉन पोलार का ही डिसॉल्व हो सकता है। तो भैया सिंपल शब्दों में पोलार के अंदर पोलार घुलेगा, नॉन पोलार के अंदर नॉन पोलार घुलेगा, एज सिंपल एज दैट। समझ में आया? और ये केमिस्ट्री की कहावत आपको याद रखनी है। ऊपर स्टार बनाकर लिखेंगे ये वाली बात, जबकि ऊपर स्टार बनाकर लिखेंगे ये वाली बात, क्या कि भैया पोलार डिसॉल्व्स पोलार, पोलार डिसॉल्व्स पोलार and non-polar dissolves non-polar, and non-polar dissolves non-polar। पोलार ही पोलार को डुबाता है और नॉन पोलार ही नॉन पोलार को डुबाता है, अपना अपनों को डुबाता है, सेम नेचर वाला सेम नेचर को डुबाता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि पोलार पोलार को डुबाता है, नॉन पोलार डिसॉल्व्स नॉन पोलार। ये इंपॉर्टेंट कहानी है। तो अब HCl क्या हो गया? पोलार। तो ये किसी पोलार सॉल्वेंट में डूबेगा, जैसे वाटर। H2O इज ऑल्सो पोलार, क्योंकि HOH है, ऑक्सीजन चोर है, ऑक्सीजन चोर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और हाइड्रोजन हमारी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ इंसान है। एक दो बातें याद रख लो, 12th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं और मुझको पहले अगर कभी फॉलो नहीं करा है, मेरा पहले कभी वीडियो नहीं देखा है, तो मैं उनको बता दूं, जो पुराने बच्चे वो ये बात जानते हैं कि मेरी केमिस्ट्री में मैं जब भी पढ़ाता हूं तो मैं हाइड्रोजन को पूरी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ, सबसे भोला, सबसे मासूम बच्चा मानता हूं। हाइड्रोजन से शरीफ, मासूम, भोला कोई है ही नहीं भाई, मैं ये तुमको दावे से कह सकता हूं। मतलब इतना क्यों शरीफ, इतना क्यों मासूम, इतना क्यों सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में हाइड्रोजन को लेकर? क्योंकि भाई साहब हाइड्रोजन के साथ ना भगवान ने बड़ी नाइंसाफी कर रखी है। क्या नाइंसाफी कर रखी है भगवान ने? भगवान ने बेचारे गरीब को 1 इलेक्ट्रॉन दे रखा है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब गरीब क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे देखो मैंने इलेक्ट्रॉन को बुराइयां बोला, और मैं इलेक्ट्रॉन को एक और चीज मानता हूं केमिस्ट्री में, पैसा। इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में पैसा होता है। और क्या पैसों से तो बुराइयां आती है, तुमको पता ही है यार। आज दुनिया में सबसे ज्यादा खुश क्यों है? खुश कौन है आज सबसे ज्यादा दुनिया में? जिसको फिक्र ही नहीं है किसी चीज की, जिसको टेंशन ही नहीं है किसी चीज की। आज दुनिया में सबसे ज्यादा टेंशनाइज्ड बंदा कौन है? जो पैसों के पीछे भाग रहा है, जो पैसों। कम पैसा होगा लेकिन पैसे के बारे में सोच रहा है तो परेशान है, ज्यादा पैसा होगा फिर भी पैसे के बारे में सोच रहा है तो भी परेशान है। मतलब अल्टीमेटली परेशान तो है, क्योंकि पैसा जो आता है तो भाई साहब परेशानी लाता है, और नहीं भी आता है तो भी परेशानी लाता है। तो इससे बेहतर सोचो ही मत, उसके बारे में कुछ सोचो ही मत। यही, और वही इंसान सबसे ज्यादा सुकून में है आज।
अब कई लोगों को लग रहा होगा आज सर बिल्कुल केमिस्ट्री को छोड़कर आज बिल्कुल फिलॉसफी पढ़ाने के मूड में, मैं दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ले सर अपनी और बिल्कुल वो एकदम से धारण कर ले वो साधु संत वाला और बिल्कुल बैठ जाए माइक के सामने, तो ये प्रवचन वाली क्लास लग जाएगी अपनी। तो मैं तुमको बता दूं कोई प्रवचन देने के मैं इरादे में नहीं हूं। मुद्दा एक ही है कि इन सब बातों से तुम्हें केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करवाना है। मुद्दा एक ही है कि इन सब बातों से अपन केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो अपन कहां थे? अपन ने ये बोला कि जो केमिस्ट्री में पैसा है या क्या लो बुराइयां हैं वो इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन मेरी केमिस्ट्री का सबसे शरीफ, सबसे मासूम, सबसे भोला क्यों है? हाइड्रोजन के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। भगवान ने उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उस एक इलेक्ट्रॉन की रक्षा के लिए सिर्फ एक ही प्रोटॉन पकड़ाया है, एक ही प्रोटॉन दिया है कि भैया ये तुम एक इलेक्ट्रॉन की रक्षा के लिए इसको रक्षा करना। तो अब एक प्रोटॉन क्या ही संभालेगा? और जबकि दूसरे एटम के पास देखोगे सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मैग्नीशियम के पास 12 है, कैल्शियम के पास 20 है, जिंक के पास 30 है, सबके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। लेकिन हाइड्रोजन के साथ बड़ी नाइंसाफी कि एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी रक्षा के लिए एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की रक्षा करेगा, समझ गए ना? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूक्लियस में, तो वो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन भी उसके पास ज्यादातर केसेस में नहीं बचता। ज्यादातर केसेस में नहीं बचता का मतलब क्या है? कोई हाइड्रोजन को ऐसे प्यार से बुलाता है, इधर आओ। हाइड्रोजन ऐसा लहराता हुआ आ जाता है, हाँ बताओ बताओ बताओ। बोलता है यार हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए एक। हाइड्रोजन बोलता है तो मैं क्या करूं? तो भाई साहब उसको एक लाफा लगाते हैं उसको और उसका एक इलेक्ट्रॉन देकर उसको लात मार के निकालते हैं बाहर। उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर उसको लात मार के बाहर निकालते हैं। तो हाइड्रोजन भाई साहब ऐसा है कि हर जगह उसके साथ फजीयत होती है। उसका एक इलेक्ट्रॉन कोई भी उचका लेता है और एरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी ले जाता है और उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालकर उसको फेंक देता है। हाइड्रोजन का जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? H पर एक प्रोटॉन बचेगा। इसलिए H पॉजिटिव ज्यादातर कंपाउंड से निकलता है। क्या निकलता है? H पॉजिटिव ज्यादातर कंपाउंड से निकलता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कोई रख लेगा तो एक प्रोटॉन ही बचेगा। अब एक प्रोटॉन से उसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा तो H पॉजिटिव बचेगा। संपट पड़ी क्या बात? सर एक मिनट, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है लेकिन प्रोटॉन क्यों नहीं निकालता? सर अगर हाइड्रोजन इतना शरीफ है तो प्रोटॉन कोई भी निकाल ले। कोई भी छोड़ो, कोई तो छोड़ो, कोई के पप्पा भी प्रोटॉन नहीं निकाल सकते। एक बात बहुत क्लियर कर लो, प्रोटॉन केमिकल रिएक्शंस में निकलना इम्पॉसिबल है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलना पॉसिबल है, केमिकल रिएक्शंस में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन भाई साहब अपने घर में कह दें, प्रोटॉन का घर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस की दीवारें इतनी मजबूत हैं, इतनी मजबूत है कि वो अंबुजा सीमेंट से बनी है, जो आसानी से टूटने वाली नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वहां पर कोई के बस की ये बात नहीं है जो तुम बोल रहे हो ना, कोई भी ले जाए उसका प्रोटॉन, तो उस कोई के बस के में ये बस की बात ये नहीं है कि वो न्यूक्लियस की दीवार तोड़े, अंदर घुसे, प्रोटॉन को पकड़े और बाहर निकाल कर आ जाए। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? सर फिर प्रोटॉन नहीं निकलेगा, तो फिर कौन निकलेगा? सर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन क्यों निकल सकता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर है ही नहीं। न्यूक्लियस के अंदर वो तो बाहर घूम रहा, आवारागर्दी कर रहा है बाहर। तो बाहर के बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन को उचका के लेकर जाएगा भाई, क्योंकि वो तो बाहर घूम रहा है ना। देखो सिंपल सी बात है, किडनैपर को आना है, उनको बच्चे को उठाना है, एक घर से बच्चे को उठाना है। अब मेरे को बताओ, दो बच्चे घर में मान लो, एक घर के अंदर ही रहता है, घर के बाहर निकलता ही नहीं है, और एक है कि घर में आता ही नहीं है, घर के बाहर ही घूमता रहता है, आवारागर्दी करता रहता है। तो किडनैपर के लिए कौन से बच्चे को उचकाना आसान है? ऑब्वियसली जो घर के बाहर है, ऑब्वियसली जो घर के बाहर है, क्योंकि घर के अंदर वाले बच्चे को उठाना मुश्किल होगा। घर के बाहर वो खेल रहा है, उसको उठा लेंगे और ले जाएंगे। समझ में आया? इसलिए प्रोटॉन घर के अंदर है, न्यूक्लियस घर है, उसके अंदर है, और बाहर आवारागर्दी कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट समझ में आया? ये मुद्दे वाली बातें जो हमें यहां पर समझनी होती है। तो समझ आया कि इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, मतलब जिसके पास से जाएगा उस पर पॉजिटिव, और जो लेकर जाएगा उस पर नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जनरली आपको मिलेंगे। अब पानी के अंदर ऑक्सीजन चोर है, और मैं ये भी बता दूं, दुनिया के 3 सबसे शातिर चोर, फ्लोरीन पहले नंबर पे, मतलब ये तो भैया चोरों के पप्पा हैं, जिनको हम दादाजी कहते हैं। ये इनसे बड़ा चोर है ही नहीं कोई।
ये कहीं भी जाएंगे कोई मर्सी नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा इलेक्ट्रॉन उचका के लेकर आएंगे, अपने ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रखेंगे। उनसे थोड़ा कमजोर लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चोर ऑक्सीजन, और इनसे थोड़ा कमजोर लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चोर नाइट्रोजन। इसी ऑर्डर में याद रखना है, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, ऐसे फोन याद रखना है अपने। और भैया इन 3 चोर के 3 बच्चे भी हैं। बच्चे हैं मतलब अंडर ट्रेनिंग चोर। अंडर ट्रेनिंग चोर मतलब हो सकता है इनसे कभी गलती हो जाए या कुछ हो जाए, चोरी नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी ये तीनों चोर हैं। तो ये 6 चोर होते हैं मेनली केमिस्ट्री में, मेनली और भी हैं, लेकिन ये किसी भी सूरत में हर कंडीशन में इलेक्ट्रॉन उचका के लाएंगे। कुछ सर्कमस्टेंसेस अलग हुए तो एक अलग बात है, बाकी जनरली ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब किसी चीज में चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस कंपाउंड में कोई एटम चोरी करेगा कि नहीं करेगा। और एटम चोरी करेगा कि नहीं करेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि भैया उस कंपाउंड में कोई चोर है भी कि नहीं, कोई एटम चोर है भी कि नहीं। तो चोर को देखना है, मतलब इनको देखना है। अगर ये हैं तो चोरी होगी, चोरी होगी तो चार्जेस आएंगे, चार्जेस आएंगे तो पोलार होगा, पोलार होगा। और पोलार के अंदर पोलार जैसे ही लोग घुलेंगे, पोलार के अंदर पोलार के जैसे ही लोग डिसॉल्व होंगे। तो पानी भी पोलार है ना, क्योंकि वाटर इज व्हाट, HOH, वाटर इज HOH। तो पानी जो है वो पोलार है, HOH, ये HOH वाटर। चोर है ना, और चोर की बॉन्डिंग शरीफ से, वो तो मतलब इस शरीफ का लुटना बर्बाद होना तय है। तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन का, ये उचकालेगा ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव और हाइड्रोजन पर आएगा पॉजिटिव, मींस इट इज आल्सो पोलार इन नेचर। तो इस पानी के अंदर वो सारी चीजें डिसॉल्व हो सकती हैं जो खुद भी पोलार हो, जो खुद भी पोलार नेचर की हो। तो भैया पोलार के अंदर पोलार डिसॉल्व होगा, नॉन पोलार के अंदर नॉन पोलार डिसॉल्व होगा। ये मेन मुद्दा है सॉल्युबिलिटी का। इसलिए हमने कहा HCl पोलार है गैस, तो ये पोलार के अंदर सॉल्युबल होगी। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। और अगर कोई नॉन पोलार है, जैसे N2 गैस नॉन पोलार है, तो फिर वो पानी के अंदर उतनी सॉल्युबल नहीं होगी, पानी के अंदर वो सॉल्युबल नहीं होगी, फिर वो नॉन पोलार सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होगी। और नॉन पोलार सॉल्वेंट्स कौन से, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सब हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, तो इनके अंदर डिसॉल्व होगा। बेंजीन, कोई भी अल्केन, कोई भी अल्कीन, बेसिकली अल्केन ज्यादातर होते हैं इसमें, तो कोई भी अल्केन आप ले लो, वो सब आपके क्या होंगे, नॉन पोलार होंगे। तो इस नॉन पोलार के अंदर नॉन पोलार ही डिसॉल्व होगा, दैट्स इट। तो ये चीज है नेचर ऑफ द गैस को लेकर, ये बात है नेचर ऑफ द गैस को लेकर। संपट पड़ी क्या बात, क्लियर हो गया? आगे तो स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो तुम इतने पार्ट का, फिर आगे बात करते हैं। तो इतने में अपने को यह समझ में आया कि भैया ठीक है, जो गैस बहुत ज्यादा सॉल्युबल होगी वो पोलार में अगर सॉल्युबल हो रही है तो फिर वो पोलार गैस है, और अगर नॉन पोलार में सॉल्युबल हो रही है तो नॉन पोलार है। लेकिन हर गैस की सॉल्युबिलिटी अलग अलग होती है, चाहे वो पोलार में डिसॉल्व हो, चाहे वो नॉन पोलार में डिसॉल्व हो। दूसरी बात सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सेकंड इज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। भाई साहब वो सॉल्वेंट कैसा है जिसमें वो डिसॉल्व कर रही है, वो सॉल्वेंट कैसा है उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो उस गैस को सॉल्युबल रखेगा या नहीं रखेगा। एग्जांपल देखेंगे, द गैसेस विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर मच मोर सॉल्युबल इन वाटर देन इन अदर सॉल्वेंट्स। तो सिंपल सी बात है, वो गैसेस जो आयोनाइज हो सकती हैं, यानी कि वही पोलैरिटी आ सकती है। पोलैरिटी कब आएगी, जब आयोनाइज होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं HCl है, अब HCl आयोनाइज होगा मतलब पोलैरिटी आएगी, तो H पर कौन सा, प्लस चार्ज, और Cl पर कौन सा, माइनस चार्ज। H पर कौन सा, प्लस चार्ज, Cl पर कौन सा, माइनस चार्ज, पोलैरिटी आ गई। दीज आर द पोल्स, H प्लस Cl माइनस। तो जिस किसी भी चीज में ये पोलार आयोनाइज हो सकते हैं उसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, और जनरली ये वाटर में डिसॉल्व होंगे। तो ये वाटर सॉल्युबल हो गया, कोई और सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि वाटर के अंदर ही वो आयंस बना सकते हैं, या किसी और पोलार सॉल्वेंट में वो आयन बना सकते, किसी नॉन पोलार सॉल्वेंट में वो आयन नहीं बना सकते, तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। सो एग्जाम्पल, गैसेस लाइक HCl and NH3 आर हाईली soluble in water but not in organic solvents in which these do not ionize। तो सॉल्वेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई साहब सॉल्वेंट आप क्या किसी गैस को
डिसॉल्व कर सकते हो। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि अगर वो सॉल्वेंट खुद पोलार है तो वो इंश्योर करेगा कि जो गैस उसके अंदर डिसॉल्व हो रही है वो भी पोलार हो जाए, यानी कि वो भी आयोनाइज हो जाए। अगर वो आयोनाइज हो सकती है तो वो सॉल्वेंट, जो पोलार सॉल्वेंट है, वो डिसॉल्व कर लेगा। नॉन पोलार सॉल्वेंट उन लोगों को डिसॉल्व करेगा, उन गैसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा जो अपने ऊपर पोलैरिटी नहीं लाएंगी, जो खुद भी नॉन पोलार होंगी, तो वो नॉन पोलार के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। ये है मेन पॉइंट। सो दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, जो हमें देखने को मिलता है सॉल्वेंट का नेचर। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी। नेक्स्ट थर्ड फैक्टर जो यहां पर डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, हमने कहा था कि अगर हम 20 डिग्री सेल्सियस पे पानी लेते हैं, 100 ग्राम पानी लेते हैं, तो उसमें 36 ग्राम नमक डिसॉल्व होता है। घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक डिसॉल्व होता है। सर अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो और ज्यादा नमक डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन वहां नमक सॉलिड था, वहां नमक सॉलिड था। तो हमने कहा था कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन यहां हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं गैस की, लिक्विड के अंदर सॉलिड की नहीं है। नमक तो सॉलिड है, लेकिन गैस के साथ क्या होगा? अब ध्यान से सुनना। आपको आपका जो क्वेश्चन मैंने मन में छोड़ा था, आपके मन में जो मैंने क्वेश्चन छोड़ा था स्टार्टिंग में कि चाय गर्म और कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों अच्छी लगती है, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी का जवाब आने वाला है आपके पास, क्योंकि ये गैस का केस है। तो गैस के केस में सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी सॉल्यूशन का या उसमें मौजूद सॉल्वेंट का, तो गैस की सॉल्युबिलिटी उसमें घटेगी, गैसेस कम डिसॉल्व होंगी। और अगर टेम्परेचर कम करोगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मतलब सिंपल सा खेल यह है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स is inversely proportional to its temperature. Is inversely proportional to its temperature. Higher the temperature, lesser the solubility. Lesser the temperature, higher the solubility. Inverse relation देखने को मिलेगा। अगर आप किसी का तापमान बढ़ाओगे तो उसमें मौजूद गैस एस्केप होंगी, उसके बाहर निकलेंगी और उसके अंदर सॉल्युबल कम होंगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी और गैस उसके अंदर और अच्छे से डिसॉल्व होगी। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखो, आप जब टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी सॉल्यूशन का या उसमें सॉल्वेंट का, तो उसके अंदर जो सॉल्यूट है, जो कि गैस बनकर मेनली गया है, वो गैस बनकर जो सॉल्यूट गया है, वो गैस चाहेगी अपने आप को एक्सपेंड करना। सिंपल सी बात है ना। गैस छोड़ो, दुनिया की कोई भी चीज हो, अगर आप उसे हीट करोगे तो वो फैलेगी, वो अपना वॉल्यूम बढ़ाएगी। तो सेम गैस भी यही करेगी। गैस बोलेगी मुझे टेम्परेचर दे रहे हो, मैं और एक्सपैंड होती हूं, मैं अपना और वॉल्यूम बढ़ाती हूं, मैं और ज्यादा फैलती हूं। तो वो जिस लिक्विड के अंदर कन्फाइंड है, वो जिस लिक्विड के अंदर बैठी हुई है, वो उस लिक्विड को छोड़कर हवा में आजाद होना चाहेगी, हवा में फैलना चाहेगी। और ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे। तो वो क्या करेगी? उस लिक्विड से बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर निकलने की कोशिश में वो क्या करेगी? एक्सपैंड हो जाएगी। तो अपने लिक्विड के अंदर अपनी मात्रा घटा लेगी, कम कर लेगी। तो हम कहेंगे भैया सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। ऑन द अदर हैंड, अगर टेम्परेचर बहुत कम कर दिया, चाहे आपने सॉल्यूशन का करा या सॉल्वेंट जिसमें गैस है उसका करा, अल्टीमेटली तो गैस का भी टेम्परेचर कम होगा, गैस भी वो ठंडी होगी। और आपको पता है अगर कोई भी चीज ठंडी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो श्रिंक होती है। मतलब वो अपना वॉल्यूम कम करना चाहती है, और कम वॉल्यूम करेगी तो वो लिक्विड के अंदर ही समाई रहेगी। लिक्विड के अंदर समा चुकी है तो वो अंदर ही बैठी रहेगी और अंदर उसके अंदर अच्छे से घुल जाएगी, क्योंकि वो अपने आप को कन्फाइन करना चाहती है। तो गैस की सॉल्युबिलिटी सडनली कम टेम्परेचर पे बढ़ जाएगी, कम टेम्परेचर पे बढ़ जाएगी। और यही कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली हर कंपनी जानती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं? दो चीजें, या तो प्रेशराइज करके उसको भेजते हैं। तो आप देखना कोल्ड ड्रिंक के जो ढक्कन होते हैं, जनरली ग्लास वाली जो बॉटल्स होती है, उसके ढक्कन कितने टाइटली पैक्ड होते हैं कि आपको ओपनर लगता है खोलने के लिए, आप नॉर्मली उसको खोल नहीं सकते। वो क्यों? और जैसे ही खोलते हो तो एक सिक करके साउंड सुनाई देता होगा, सिक ऐसा साउंड सुनाई देता होगा। एकदम से वो CO2 रिलीज हो गई एयर में।
कई बार देखना बॉटल खोलते ही आपको क्लाउड्स दिखेंगे, दैट इज एफरवेसेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो CO2 रिलीज हो गई। तो वो या तो हाई प्रेशर पे भरी है या फिर आपने ठंडी डिमांड करी है। तो ठंडी क्यों करी है? क्योंकि चिल्ड कोल्ड ड्रिंक में CO2 ज्यादा रहेगा उस फ्लेवर्ड ड्रिंक के अंदर। जो भी आपने ब्रांड कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर किया है उसमें CO2 ज्यादा रहेगा, और अल्टीमेटली वो जो चिलिंग सेंसेशन होता है ना, एक तो देखो मिठास होती है कोल्ड ड्रिंक में, फ्लेवर्ड उसके फ्लेवर की होती है, लेकिन एक झंझनाहट सी लगती है कोल्ड ड्रिंक पीते हुए। गले में एकदम सेंसेशन होता है, कूलिंग सेंसेशन, चिलिंग सेंसेशन, जबान पे एकदम ऐसा ठंडक ठंडक लगता है। वो क्यों लगता है? वो CO2 की वजह से लगता है। तो वो CO2 ज्यादा डिसॉल्व होगी ठंडी अगर कोल्ड ड्रिंक होगी तो फिर आपको पीने में अच्छा टेस्ट आएगा, आपको मजा आएगा पीने में। कोल्ड ड्रिंक का जो पर्पस है ठंडक देना, वो उसके पर्पस में आएगा। हालांकि दे आर ऑल हार्मफुल, मैं अभी भी बताऊं कोल्ड ड्रिंक के जो फ्लेवर ड्रिंक्स है मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूं, बहुत हार्मफुल होते हैं, वो नहीं लेना चाहिए आपको। उससे बेहतर कई और ड्रिंक्स हैं, आप वो ले सकते हो, बट ठीक है, अब वो चल रही है मार्केट में, कोई नहीं इतना समझता, कोई इतना हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहता, तो ठीक है कभी कभार पी लेते हैं। लेकिन वो जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें जो चिलिंग सेंसेशन होता है वो CO2 की वजह से होता है, और उतना अच्छा चिलिंग सेंसेशन या उतना ज्यादा चिलिंग सेंसेशन होगा जितना ज्यादा CO2 डिसॉल्व होगा। और CO2 ज्यादा कब डिसॉल्व होगा? CO2 गैस है, तो टेम्परेचर जब कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। टेम्परेचर जब कम होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, तो मोर CO2 विल बी डिसॉल्व्ड इन दिस। इसलिए कोल्ड ड्रिंक हमेशा हमें ठंडी ही अच्छी लगती है, या हम चिल्ड। एकदम गर्म कोल्ड ड्रिंक, उबली हुई कोल्ड ड्रिंक कभी सोचा है पी सकते हो? मतलब पी तो नहीं होगी आई एम श्योर, लेकिन कभी उबालना उसको और पीना बहुत ही घटिया लगेगी वो, क्योंकि फिर उनका सिर्फ फ्लेवर ड्रिंक बच जाएगा, CO2 तो सब निकल चुकी होगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। बट दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज अ टेम्परेचर रिलेशन विद सॉल्युबिलिटी। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोस्ट गैसेस इन लिक्विड्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो मोस्ट गैसेस में ये केस होता है कि डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हाउएवर देयर आर सर्टेन गैसेस, कुछ स्पेसिफिक गैसेस है जो एक्सेप्शन है, जो सॉल्युबिलिटी बढ़ाते हैं अपने टेम्परेचर के बढ़ाने से भी, उसकी हम चर्चा करेंगे। बट यस, इन जनरल टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी। और इस पर बहुत एक अच्छा सवाल बनता है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, पता है क्या? ये बोला जाता है जो एक्वाटिक स्पीशीज होती हैं, एक्वाटिक स्पीशीज कौन? जो पानी के अंदर जो जीव जंतु रहते हैं ना, मेंढक, मछली, ये सब जो रहते हैं, व्हाई दे आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। अगर पानी गर्म हो गया है, वार्म हो गया है, तो उसके मुकाबले ये ठंडे पानी में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, बिकॉज एक्वाटिक स्पीशीज को रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन पानी के अंदर डिसॉल्व रहती है इन द फॉर्म ऑफ गैस, हमें पता है पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन रहती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब बात समझना, अगर पानी ठंडा है तो ऑक्सीजन जो उसके अंदर जाएगी वो ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी, मतलब जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ज्यादा डिसॉल्व रहेगी। तो एक्वाटिक स्पीशीज को ब्रीथ करने में, सर्वाइव करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, दे विल बी कंफर्टेबल। लेकिन अगर पानी गर्म हो गया या गर्मी आई तो वार्म वाटर हो गया, तो आपको देखना है, आप देखोगे कि बहुत सारे एक्वाटिक स्पीशीज की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। कुछ एक्वाटिक स्पीशीज मर जाते हैं, खत्म हो जाती है उनकी लाइफ। क्यों? क्योंकि गर्म पानी में O2 डिसॉल्व उतना नहीं रहता जितना उनके सर्वाइवल के लिए चाहिए, क्योंकि O2 एस्केप हो जाता है, बाहर निकल जाता है पानी से, तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, एक्वाटिक स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो वार्म वाटर में वो या तो अनकंफर्टेबल रहेंगी या दे इवन डाई, ठीक है। लेकिन कोल्ड वाटर में दे विल बी मोर कंफर्टेबल। तो ये सवाल जनरली स्कूल लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाई एक्वाटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन हॉट वाटर। द रीजन इज वेरी सिंपल। कई लोग बोलते हैं हॉट वाटर में वो जल सकते हैं, हॉट वाटर नहीं, वो वार्म वाटर है। वार्म वाटर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का नहीं है, तो जलने वलने वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यस, हम ये कह सकते हैं कि कोल्ड वाटर में O2 डिसॉल्व जो रहेगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा डिसॉल्व, इसलिए वहां पर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने की वजह से कंफर्टेबली सर्वाइव कर पाएंगे, कंफर्टेबली ब्रीथ कर पाएंगे। जबकि गर्म पानी में वो सर्वाइवल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, और मतलब कई बार तो उनकी डेथ भी हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर कोई भी डिसॉल्व ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। सो व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस इज हीटेड, द गैस इज यूजुअली एक्सपेल्ड। तो गैस फोर्सफुली बाहर निकल जाएगी जब भी आप सॉल्यूशन को हीट करोगे। हाउएवर, एक्सेप्शन आ गया, however some gases are more soluble at higher temperature than at lower temperature। हालांकि कुछ गैसेस हैं जो
हाई टेम्परेचर पर ज्यादा सॉल्युबल होती है देन एट लो टेम्परेचर। एग्जांपल, हाइड्रोजन गैस एंड इनर्ट गैसेस आर स्लाइटली मोर सॉल्युबल इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स विद इंक्रीज इन टेम्परेचर्स। ये एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन गैस और कुछ इनर्ट गैसेस ऐसी हैं जो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू लो टेम्परेचर्स, और ये नॉन पोलर है, चाहे हाइड्रोजन गैस हो चाहे इनर्ट गैस हो। तो इनकी सॉल्युबिलिटी आप नॉन एक्वस सॉल्वेंट विद इंक्रीज नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में देखोगे, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में देखोगे। नॉन एक्वस मतलब, एक्वस मतलब पानी, एक्वस सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी हो, नॉन एक्वस मतलब जिसमें पानी नहीं हो। नॉन एक्वस मतलब जिसमें पानी नहीं हो। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन की इनने बात करी है। किसकी बात करी है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की इनने बात करी है कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में अगर आप हाइड्रोजन, इनर्ट गैसेस कोई भी, उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। दिस इज एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इवन प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या रोल प्ले करता है? अगला स्लाइड में हमारा प्रेशर ही है, तो वो डिस्कस करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का। ओके, तो टेम्परेचर वाला फंडा अपने को समझ में आ गया है, एकदम क्लियर है। लेट्स मूव टू द प्रेशर वाला पार्ट। प्रेशर का क्या रोल होता है, क्या लगता है? प्रेशर वाली स्लाइड में लाता हूं, लेकिन क्या लगता है प्रेशर से होगा क्या? सिंपल सा खेल है, जितना ज्यादा गैस पर प्रेशर लगाओगे गैस श्रिंक होगी, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगी, अपने आप को समेटना चाहेगी। तो वो लिक्विड के अंदर है तो वो लिक्विड को एस्केप नहीं करेगी, उल्टा वो लिक्विड के अंदर ही बैठी रहेगी, अपनी सॉल्युबिलिटी बढ़ाएगी। इसलिए मैंने जब एग्जांपल दिया था वो सोडा ड्रिंक्स वाला, तो मैंने कहा था ना कि सोडा बनता कैसे, बॉटल में पानी भरा, सिंपल ऑर्डिनरी वाटर, और उसको एक मशीन में डाला और वहां से CO2 डिसॉल्व कर दी, तो वो CO2 बहुत प्रेशराइज होकर जाती है। उसमें प्रेशराइज होकर मतलब हाई प्रेशर होकर जाती है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हाई प्रेशर पे गैस डालेंगे तब वो उसके अंदर रहेगी, तब वो उस बॉटल के अंदर पानी जो है उसके अंदर सॉल्युबल रहेगी। तो मतलब जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, और इसलिए वो हाई प्रेशर पे लगाते हैं। तो वो जो कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन होते हैं ग्लास बॉटल्स के, वो जो कैप होता है वो बहुत टाइटली उनको बंद करना पड़ता है, कि तुम्हें उनको खोलने के लिए ओपनर की जरूरत पड़ती है, नॉर्मली वो खुलते भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उनने हाई प्रेशर में CO2 डाली है। अगर मान लो वो नॉर्मल कैप लगा देंगे तो कहीं भी साइड वाइड से CO2 निकल जाएगी, तो पूरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल से CO2 उड़ गई तो कुछ बचा नहीं, फिर क्वालिटी बहुत ही घटिया हो जाएगी, पीने में अच्छा भी नहीं लगेगी। इसलिए वो हाई प्रेशर करके डालते हैं, और चूंकि वो CO2 ना निकले, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर कम है उसके मुकाबले, तो हाई टू लो गैस फ्लो करती है प्रेशर में, तो वो गैस बाहर ना जाए, इसलिए वो कैप को बहुत टाइटली बंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो कैप होता है इसलिए वो टाइटली बंद किया जाता है। क्लियर हो गया? तो प्रेशर से सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रेशर का रोल ये है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रेशर। द रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी एंड प्रेशर इज गिवन बाय हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ ने ये प्रेशर दिया था, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, पहले सिंपल रिलेशन बता देते, फिर हेनरीज लॉ की हम चर्चा करते हैं। हेनरीज लॉ की हम चर्चा करते हैं। तो पहला रिलेशन ये है कि सॉल्युबिलिटी of gas in liquid is inversely proportional to its temperature, is inversely proportional to its temperature, sorry, is directly proportional to its pressure. Temperature तो हो गया ना, is directly proportional to pressure. More is the pressure, more soluble the gas will be in liquids, in liquid solutions. जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज्यादा उस गैस की सॉल्युबिलिटी होगी इन लिक्विड सॉल्यूशंस। जितना कम प्रेशर होगा उतनी सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। डायरेक्ट रिलेशन है सिर्फ, ज्यादा प्रेशर ज्यादा सॉल्युबिलिटी। अब यही बात हेनरी साहब ने समझाई थी। हेनरी जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था, उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसके थ्रू उन्होंने ये रिलेशन डिराइव किया था कि कितने प्रेशर से कितना अमाउंट सॉल्युबल होगा गैस का लिक्विड के अंदर, कितने प्रेशर से कितना अमाउंट गैस का सॉल्युबल होगा किसी भी लिक्विड के अंदर। ये बात इन्होंने बताई थी हेनरी साहब ने, और उस लॉ को नाम दे दिया हेनरीज लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल चीजों को लेकर, जैसे
स्विमर्स जो होते हैं, जो डाइवर्स होते कहना चाहिए, नॉट स्विमर्स, डाइवर्स जो होते हैं, जो समुद्र में नीचे गहराई तक जाते हैं, व्हाई दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेते हैं। और क्या उसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है या कोई और गैस भी होती है? माउंटेनियर्स जो होते हैं दे ऑल्सो क्लाइंब विद दी ऑक्सीजन सिलेंडर, कैरी करते हैं वो लोग भी। तो क्यों कैरी करते हैं, और क्या उनमें भी सिर्फ ऑक्सीजन गैस होती है सिलेंडर में, या कोई और गैस का मिक्सचर भी होता है? सारी बात करेंगे हम अभी। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी है उनको ये लॉ बिल्कुल बिल्कुल कंसेप्ट सारे क्लियर है उनके दिमाग में। उनके जो भी टेक्निकल टीम है उनको पता है हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ का कंसेप्ट क्या है। तो हेनरीज लॉ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ हो जाता है, क्योंकि ये प्रेशर का इफेक्ट समझाता है ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। और सीधा इंपैक्ट ये कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, जितना कम प्रेशर लगाओगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं that the amount of solute, that the amount of gas in solution प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा, मतलब अल्टीमेटली वो प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करेगा। तो वी कैन से ये अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, मैं अब हेनरीज लॉ एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बल्कि कहना चाहिए कौन? अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड। सो इट इज डायरेक्टली proportional to amount of gas in liquid solution. Amount of gas in liquid solution. क्लियर हो गया? मतलब कितना अमाउंट गैस का डिसॉल्व होगा लिक्विड सोल्यूशन में, वो उस पे लगने वाले प्रेशर से पता चलेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन आप देख रहे हो कि ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा प्रेशर लगा होगा। प्रेशर अगर कम है तो अमाउंट ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन भी कम होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस अमाउंट को समझेंगे। अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब गैस की मात्रा जो प्रेशर से डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ज्यादा प्रेशर ज्यादा मात्रा, कम प्रेशर कम मात्रा। लेकिन यह अमाउंट का मतलब क्या है? अमाउंट का मतलब है कितना मास है गैस का। मतलब अमाउंट का सेंस ये हो सकता है कि आप गैस का मास बोल सकते हो। तो जो बात मैं अमाउंट को लेकर कह रहा हूं, क्या वो बात मैं, ये अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ है, क्या वो बात मैं मास को लेकर कह सकता हूं? सो इट डिपेंड्स दैट मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो मास ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन will be directly proportional to pressure. Proportional to pressure है तो थोड़ा सा साइन में हम बदलाव करेंगे, ये will be directly proportional to pressure. तो this is mass of gas in liquid solution. और भैया जो बात आप मास के लिए कह सकते हो, वो बात आप मोल्स के लिए भी कह सकते हो। क्योंकि देखो अमाउंट का मतलब होता है मास का मतलब होगा मोल्स, क्योंकि मास और मोल्स एक ही चीज है। बल्कि हम केमिस्ट्री में जहां हमें लगता है हमें मास यूज करना चाहिए, वहां हम और साइंटिफिक टर्म मोल्स यूज कर लेते हैं। और मोल्स और मास में कोई अंतर तो नहीं है, मतलब बात अगर समझे, अंतर इन द सेंस कि मास अलग चीज है, मोल अलग चीज है, लेकिन मास से ही मोल आता है। बिकॉज वी नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन molar mass. So this will be given mass upon molar mass. ये मोल्स का फॉर्मूला होगा। तो मोल्स क्या हो जाएगा आपका? गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसका मतलब जो बात आप मास के लिए कह सकते हो वो बात आप मोल्स के लिए भी कह सकते हो, क्योंकि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। न्यूमरेटर में गिवन मास है तो मोल्स से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इट इज मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। और मोलर मास तो हर गैस का एक फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर कांस्टेंट हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी ये कहेगी कि मोल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास। प्रोपोर्शनलिटी आएगी ना अगर मोलर मास का कांस्टेंट हटा लोगे तो, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी हटती थी तो कांस्टेंट आता था, अब कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गिवन मास हो जाएगा। तो जो बात आप मास के लिए कह सकते हो वो मोल्स के लिए कह सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया, कि मोल्स ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, moles of gas in liquid solution will be directly proportional to the pressure applied on that gas, right?
प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। और अब अल्टीमेटली जो बात आप मोल्स के लिए कह सकते हो वो बात सॉल्यूशन के मिक्सचर में, होमोजीनियस मिक्सचर यानी कि सॉल्यूशन में आप मोल फ्रैक्शन के लिए भी बोल सकते हो। जो बात आप मोल्स के लिए कह सकते हो वो बात आप मोल फ्रैक्शन के लिए भी कह सकते हो। तो भैया यहां पर मोल फ्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट गैस। तो इसका मतलब ये हो गया कि मोल फ्रैक्शन से वो प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन विल बी proportional in liquid solution will be proportion to its pressure, will be proportional to its pressure। तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन गैस के जो लिक्विड सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वो उतने ज्यादा होंगे। जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाते जाओगे मोल फ्रैक्शन गैस के उतने ज्यादा होंगे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। तो ज्यादा प्रेशर ज्यादा मोल फ्रैक्शन, कम प्रेशर कम मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया? अब इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो कैन वी राइट प्रेशर एस पी, प्रोपोर्शनैलिटी एस ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? एक्स काय जी से। तो ये काय हो गया, काय का साइन काय जी, दिस इज मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी ओपन होगी तो कांस्टेंट आएगा विच इज कॉल्ड एज के एच इनटू काय जी। के एच क्या है? के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। तो P इक्वल टू के एच इंटू काई जी, वेयर के एच इज नोन एज हेनरीज कांस्टेंट। तो हमारे पास बन गया P इक्वल टू के एच इंटू काई जी। तो के एच विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। सो हियर के एच विल बी कॉल्ड एज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो के एच विल बी इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। ये हो गया के एच जो हेनरीज कांस्टेंट हो गया। तो वी हैव P इक्वल टू के एच इंटू काई जी। के एच हेनरीज कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट होगा, हेनरीज का कांस्टेंट होगा जो हर गैस के सॉल्यूशन के लिए अलग अलग होगा। काई जी जो होगा वो काई जी आपका मोल फ्रैक्शन होगा जी का, और जो P होगा दैट विल स्टैंड फॉर प्रेशर। तो जो P होगा वो प्रेशर के लिए होगा, तो P यहां पर प्रेशर के लिए आपको मिलेगा। तो P इक्वल टू के एच इंटू काई जी, P इक्वल टू के एच इंटू काई जी, ये आपका फॉर्मूला बनेगा P इक्वल टू के एच इंटू काई जी का। कंसेप्ट क्लियर है? पूरी बात क्लियर है? यहां पर सारी चीजें संपट पड़ गई अपने को। ये हेनरीज लॉ होता है मेनली। ये जो आपका इक्वेशन आई है ये आपकी हेनरीज लॉ है। दिस इज मेनली योर हेनरीज लॉ। तो ये आपका मेन हेनरीज लॉ है जो आपको मिलता है। क्लियर हो गया? सो वी हैव P इक्वल टू के एच इंटू काई जी, दैट इज हेनरीज लॉ, जहां के एच हेनरीज कांस्टेंट, काई जी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और P इज द प्रेशर ऑन गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी और चर्चा करेंगे हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन, क्योंकि समझना बाकी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो इतने पार्ट का। ओके, तो हेनरीज लॉ की पूरी डिटेल हमने वैसे देख ली है। तो 10 हेनरीज लॉ, उसी पर आगे बात करते हैं। 10 हेनरीज लॉ कैन ऑल्सो बी स्टेटेड एज द प्रेशर ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन इन विच द गैस इज डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू द अमाउंट फ्रैक्शन ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस मल्टीप्लाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो जो प्रेशर है ओवर अ सॉल्यूशन ऑफ अ गैस ओवर अ सॉल्यूशन इन विच द गैस इज डिसॉल्व्ड इज इक्वल टू द अमाउंट फ्रैक्शन। अमाउंट फ्रैक्शन मतलब मोल फ्रैक्शन। ये जो अमाउंट फ्रैक्शन लिखा है वो मोल फ्रैक्शन है ऑफ द डिसॉल्व्ड गैस मल्टीप्लाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो अमाउंट फ्रैक्शन इज काई जी, हेनरीज कांस्टेंट इज के एच, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिस विल बी द प्रेशर दैट विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू। सो प्रेशर विल बी इक्वल टू के एच इंटू काई जी, दिस विल बी द फाइनल इक्वेशन। Also, in other words, Henry's law states that mass of a gas dissolved per unit volume of the solvent at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas. तो आप ये भी कह सकते हो इसी को दूसरे शब्दों में, that the mass of the gas dissolved per unit volume, mass dissolved per unit volume of the solution at constant temperature पे directly proportional होगा to the pressure of that gas.
जितना ज्यादा उस गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम डिसॉल्व होगा। तो आप मास कह लो, मास के रूप में मोल्स कह लो, मोल्स के रूप में मोल फ्रैक्शन कह लो, ये तीनों बातें एक ही हैं। और हेनरीज में मेन आता है मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इज काई जी। मोल फ्रैक्शन समझ गए ना? काई जी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। काई जी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। और मोल फ्रैक्शन हमने वैसे 11th में पढ़ा है, जितने लोगों ने नहीं पढ़ा वो यहां देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स, अपॉन टोटल मोल्स। तो इट विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस, गैस के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। दिस इज काई जी, मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। ये फॉर्मूला आएगा काई जी का, ये फॉर्मूला आएगा काई जी का। सो दिस विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो ये काई जी होता है मोल फ्रैक्शन, जिसको आप कहते हो मोल फ्रैक्शन। और वो वहां रखना है, हेनरीज कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है, सीधा पी आएगा। हेनरीज कांस्टेंट की अभी वैल्यूज की भी हम बात करेंगे, देखेंगे हर गैस के लिए क्या क्या हेनरीज कांस्टेंट होते हैं। नाउ डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज। हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग गैसेस का अलग अलग वैल्यूज रखता है। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, और टेम्परेचर एक होना चाहिए। एट द सेम टेम्परेचर हर गैस का अपना अपना एक हेनरीज कांस्टेंट है। दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। टेबल एक आगे टेबल है, KH वैल्यूज ऑफ सम कॉमन गैसेस एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो ये आपको एक टेबल है जिसमें अलग अलग टेम्परेचर पे आपको KH वैल्यूज बताई गई अलग अलग गैसेस की। जैसे आपके पास है हीलियम, टेम्परेचर है 293, KH जो आएगा वो 144.97 आएगा। गैस अगर आर्गन है, टेम्परेचर है केल्विन में 298, तो KH आएगा 40.3। तो हर गैस का CO2 का आप देखो 298 पर 1.67 KH आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप H2 का देखो, N2 का देखो, ये सारी चीजें जो आएंगी वो अलग अलग उस पर आएंगे। अब आप देखो N2 का दो टेम्परेचर पे 293 पर KH 76.48, लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया 303 तो KH बढ़ गया 88.84। ये अलग अलग टेम्परेचर पे भी अलग अलग आएगा KH। तो हर गैस का अपना एक KH होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही वो कांस्टेंट होता है। अगर आपने वो कांस्टेंट बदला तो फिर हेनरीज का कांस्टेंट की वैल्यू भी बदल जाएगी। हेनरीज का कांस्टेंट तब तक कांस्टेंट है जब तक टेम्परेचर सेम है। ठीक है, तो ये पूरा टेबल आपको एक आइडिया, इसको याद नहीं करना, इसको ये मत समझना कि इसको अपन को याद करना है या हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट आपको क्वेश्चन अगर आएगा तो क्वेश्चन में दिया होगा, आपको कांस्टेंट वैल्यूज याद नहीं करनी। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है कि कभी भी वो अगर कोई कांस्टेंट वहां पर यूज होगा उस क्वेश्चन में तो उस कांस्टेंट की वैल्यू वो देंगे आपको, क्योंकि ये कांस्टेंट अलग अलग गैसेस के लिए तो अलग अलग है ना। एक गैस के लिए कांस्टेंट है, लेकिन हमें थोड़ी ना पता एग्जाम में कौन सी गैस के लिए आ सकता है, तो हमको टेबल याद नहीं करना। ठीक है, वो हेनरीज कांस्टेंट देंगे। इनफैक्ट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे क्वेश्चन होगा उसी टेम्परेचर वाला हेनरीज कांस्टेंट देंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है। ये सिर्फ एक आइडिया के लिए आपको बता रहे हैं कि डिफरेंट गैसेस का हेनरीज कांस्टेंट भी डिफरेंट होता है, और टेम्परेचर बदल गया तो भी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है, तो भी हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बदलती है। क्लियर हो गई ये बात? ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट टू फिगर आउट द डिफरेंस कि लाइक अलग अलग टेम्परेचर पे क्या हेनरीज कांस्टेंट अलग अलग है, बस उसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां पर हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू अब अपन को समझ में आ गई। हेनरीज लॉ अपने को मेनली समझ में आ गया। हेनरीज लॉ बेसिकली प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाइड बाय हेनरीज कांस्टेंट। तो मोल फ्रैक्शन काई जी हो गया, हेनरीज कांस्टेंट KH हो गया, तो P इक्वल टू KH इंटू काई जी। ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर KH की वैल्यूज आपको मिल रही है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। हेनरीज लॉ को हमें अप्लाई करना है, तो व्हाट आर द डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, वो हमें चर्चा करना है। तो उस पर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस पे।
लेकिन एप्लीकेशन से पहले आते हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। एप्लीकेशन अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिमिटेशंस है हेनरीज लॉ की, कहां तक वो है, किस जगह पर वो होल्ड नहीं करेगा अपना लॉ, किस जगह तक होल्ड कर सकता है, वो लिमिटेशंस कहलाती हैं, उसकी बात करते हैं। एट हाई प्रेशर्स, अगर प्रेशर बहुत हाई है तो लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट एंड द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट शोज कंसिडरेबल डेविएशंस। तो जो KH की वैल्यूज आ रही है, अगर वो प्रेशर बहुत हाई हो गया, एट हाई प्रेशर्स बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो द लॉ बिकम्स लेस एक्यूरेट। तो ये जो लॉ होगा ये बहुत लेस एक्यूरेट होगा। फिर आप हेनरीज लॉ पर बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से प्रैक्टिकल रिजल्ट्स बहुत ज्यादा डेविएट होंगे, बिकॉज जो कांस्टेंट वैल्यू है KH की वो बदल जाएगी एट हाई प्रेशर, तो वहां पर ये होल्ड नहीं करेगा। अच्छा, ऑल्सो हेनरीज लॉ विल होल्ड ट्रू इफ टेम्परेचर इज नॉट टू लो। अगर टेम्परेचर बहुत कम नहीं है तो बैठ जाएगा फिट, तो ये लॉ होल्ड कर जाएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो भी आप हेनरीज लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे चले गए, -100 -150 डिग्री पर ये नहीं आता हेनरीज लॉ, ओबे नहीं करता। प्रेशर जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, जैसा हेनरीज लॉ बताते उस प्रोपोर्शनलिटी पे नहीं होता। प्रोपोर्शनल होता है लेकिन डेविएशन आता है उस प्रोपोर्शनलिटी में, मतलब जितना प्रेशर के बढ़ने से बढ़ना चाहिए मोल फ्रैक्शन उतना नहीं बढ़ेगा, उससे डेविएटेड वे में बढ़ेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर बहुत लो नहीं है तभी होल्ड करेगा, अगर टेम्परेचर बहुत लो है तब होल्ड नहीं करेगा। ये तीसरी बात, हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, दैट इज नॉट अंडर हाई प्रेशर। सिंपल सी बात है, हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन अ गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल। हेनरीज लॉ सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब गैसेस बहुत हाईली सॉल्युबल ना हो, they are not under high pressure, and also when a gas neither reacts chemically with the solvent nor dissociate or associate with the solvent। हेनरीज लॉ सिर्फ तभी लगेगा जब गैस केमिकली रिएक्ट ना करे सॉल्वेंट से। अगर गैस ने केमिकली रिएक्ट कर लिया सॉल्वेंट से, हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। या गैस डिसोसिएट हो गई, आयंस बन गए, तो वो हेनरीज लॉ को भी नहीं करेगा फिर। तो हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द गैसेस डू नॉट रिएक्ट, when the gases neither react chemically with the solvent nor dissociate or associate with the solvent। पानी में जाकर खुद को डिसोसिएट भी नहीं करना है और पानी में जाकर खुद को एसोसिएट भी नहीं करना है, ना अपने आप को तोड़ना है ना अपने आप को जोड़ना है, ये दोनों काम नहीं करने हैं, तभी हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है, वरना नहीं है। तो ये वो कंडीशंस है जहां हेनरीज लॉ हाई प्रेशर पर नहीं लगेगा, बहुत लो टेम्परेचर हो गया नहीं लगेगा, अगर केमिकली रिएक्ट कर गई गैस सॉल्वेंट के साथ या एसोसिएट हो गई डिसोसिएट हो गई, नहीं करेगा, हेनरीज लॉ भी नहीं होगा। मतलब जो प्रोपोर्शनलिटी आप बताना चाह रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना मोल फ्रैक्शन गैस का बढ़ेगा, उतना नहीं बढ़ेगा, डेविएटेड होगा, या तो उससे ज्यादा बढ़ेगा या उससे कम बढ़ेगा, उतना फिर नहीं बढ़ेगा। हेनरीज लॉ को फिर ओबे नहीं करेगा। ठीक है, बट ये हेनरीज लॉ बड़ा प्रैक्टिकल लॉ है और बड़ा सिंपल शब्दों में कहता है कि मॉडरेट कंडीशंस अगर हैं, मॉडरेट कंडीशंस मींस मॉडरेट टेम्परेचर मॉडरेट प्रेशर अगर है, तो जितना ज्यादा आप प्रेशर उस गैस का सोल्यूशन में लगाओगे उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन गैस के डिसॉल्व होंगे। और हम जो लेकर चलते हैं कंडीशंस वो मॉडरेट लेकर चलते हैं। भाई हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशंस में पी रहे हैं ना, कोल्ड ड्रिंक बन रही है तो नॉर्मल कंडीशंस पे बन रही है, तो वहां पर आप हेनरीज लॉ ओबे होता है और बिल्कुल हेनरीज लॉ के हिसाब से जितना ज्यादा प्रेशर गैस का होगा उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन जो उस गैस का है वो डिसॉल्व होगा उस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर हो गई बात एकदम? बहुत बढ़िया। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे अब एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन थी हेनरीज लॉ की उसको मेनली समझेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इस पार्ट का। Okay, now let's move to the application of Henry's law. So now we have this as application of Henry's law, और इस पर कम से कम तुम 5 स्टार बना लो, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। आईआईटी जेईई में भी बिल्कुल आ सकता है मेंस लेवल पर इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अदरवाइज तुम्हारे स्कूल के टीचर का तो फेवरेट टॉपिक है। तो जितने बच्चे इसी के थ्रू स्कूल की तैयारी भी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली जिनकी तैयारी चल रही है स्कूल की, क्योंकि प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी मींस यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि वो तो और ही लो लेवल पर है। आपको हाई लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो आईआईटी की, तो लो लेवल पर बस आंसर को लिखने का तरीका बदल जाएगा, इतना डिफरेंस आएगा। तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर इस पर सवाल करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ पर। पहली एप्लीकेशन देखते क्या कहता है। प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ये वही बेवरेजेस है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, कोल्ड ड्रिंक्स की।
कार्बोनेटेड मतलब जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहती है, बेवरेजेस मतलब वो ड्रिंक जो आप पीते हो, तो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, ठीक है। नाउ सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर एंड अदर कार्बोनेटेड बेवरेजेस कंटेन्स डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। हमें पता है सॉफ्ट ड्रिंक्स हो या सोडा वाटर हो या जितनी भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है उसमें। इन द प्रिपरेशन ऑफ दीज बेवरेजेस CO2 इज पास्ड एट हाई प्रेशर टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। अब इस बेवरेजेस को प्रिपेयर करने में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करना पड़ता है हाई प्रेशर पे टू इंक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी, ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सके। तो CO2 की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना पड़ता है। तो दिस इज इन अकॉर्डेंस टू हेनरीज लॉ। The more the pressure you will apply, the more fractions of that gas will dissolve in the liquid solution. जितना ज्यादा आप उस गैस का प्रेशर बढ़ाओगे उतने ज्यादा मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व होंगे उस गैस के उस लिक्विड सोल्यूशन के अंदर। संपट पड़ गई क्या बात? एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, दूसरा हम लोग ये पढ़ते हैं एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन देखेंगे, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स। फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, हमारे जो फेफड़े हैं, हमारे जो लंग्स हैं, उसका रेस्पिरेशन इसका मेन प्राइमरी फंक्शन है। ऑक्सीजन इनहेल करना, CO2 एक्सहेल करना, ऑक्सीजन इनहेल करना, CO2 एक्सहेल करना। सो इन लंग्स ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द इनहेल्ड एयर डिसॉल्व्ड इन ब्लड because of its high partial pressure and combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin। तो लंग्स में जो हमने इनहेल करी ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन का एक प्रेशर लंग्स जो देता है वो ब्लड को देता है, मतलब उस ऑक्सीजन पर प्रेशराइज करके उसको ब्लड में मिक्स करता है, जो ऑक्सीजन ब्लड में जाकर हीमोग्लोबिन से मिक्स करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। तो ये जो ऑक्सीजन को प्रेशर देने वाला काम है वो किसने किया? हमारे पंप ने, दैट इज लंग्स ने। ठीक है, तो लंग्स ने ये काम किया। इन टिश्यूज where partial pressure of oxygen is low, oxyhemoglobin releases oxygen for its utilization in cellular activities। तो लंग्स में प्रेशर ज्यादा हो गया, so there will be more oxygen dissolved in blood reacting with hemoglobin to form oxyhemoglobin। अब वो oxyhemoglobin बनके ब्लड हमारे टिश्यूज में दौड़ा, मतलब टिश्यूज तक गया थ्रू वेन्स एंड नर्व्स। तो वहां पर जैसे ही वो वेन्स के थ्रू ब्लड दौड़ा तो वहां पर टिश्यू के जाते ही वहां पर प्रेशर कम हो गया। अब जब प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन में था वो रिलीज हो गया, क्योंकि लो प्रेशर, तो लो प्रेशर से लो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, तो प्रेशर एकदम से कम हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, ऑक्सीजन लो प्रेशर पे आ गया तो वहां से निकल गया। जब वहां से निकल गया तो वो हमारे सेलुलर के सेल्स के पास पहुंच गया फॉर दी सेलुलर एक्टिविटीज। तो ऑक्सीजन में जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मैं अपनी फिंगर्स को क्रम्बल कर रहा हूं, फिर एक्सपेंड कर रहा हूं, आर्म्स को ऐसे कर रहा हूं, मस्कुलर मोशंस कर रहा हूं, जितने भी इमोशंस हम लोग ऐसे कर रहे हैं उसमें हो क्या रहा है? बेसिकली उसमें सेलुलर एक्टिविटीज हो रही हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लड एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट ब्लड। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन दैट ब्लड। तो जितना ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होगा उतनी बेहतर हम ये सेलुलर एक्टिविटीज कर पाएंगे। तो इसके लिए हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन ये बायो जो एक्टिविटीज है इसको एक्सप्लेन करती है। This is what we are having कि in lungs oxygen present in the inhaled air dissolved in blood because of its high partial pressure। तो वो ब्लड में डिसॉल्व होगी because of high partial pressure and combines with hemoglobin to form oxyhemoglobin। In tissues where partial pressure of oxygen is low, जहां ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा टिश्यूज में जाते ही, तो oxyhemoglobin releases oxygen for its utilization in cellular activities। तो सेल बेस्ड जो एक्टिविटीज होती है, जो हमारी सेल्स करते हैं, उसकी एक्टिविटीज के लिए जो ऑक्सीजन जरूरत होता है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन से रिलीज होता है बिकॉज वहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। तो ये चीज होती है फंक्शनिंग ऑफ लंग्स को लेकर। कंसेप्ट क्लियर हो गया फंक्शनिंग ऑफ लंग्स को लेकर? पूरी बात क्लियर हो गई। सो दिस इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ये पहली एप्लीकेशन है, ये दूसरी एप्लीकेशन है, अभी और भी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट अपन लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, इसके बाद चलते हैं, इसके आगे बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर चर्चा करते हैं। सो थर्ड एप्लीकेशन इज एनॉक्सिया इन क्लाइंबर्स। एनॉक्सिया इन क्लाइंबर्स क्या होता है ये समझेंगे इस बात को। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। क्लाइंबर्स आपको पता है ना, जो पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, माउंटेनियर्स हैं,
जो फलाने एवरेस्ट को फतह करते हैं, ये माउंटेन्स पर चढ़ते हैं, या वो रॉक क्लाइंबिंग जिनको करने होते हैं वो करते हैं, तो पहाड़ों पर वो चढ़ते हैं। रॉक क्लाइंबिंग तो ठीक है, फिर भी वो छोटी हाइट का एक पहाड़ रहता है, लेकिन जो वाकई में क्लाइंबर्स होते हैं जो बड़े बड़े एवरेस्ट चढ़ते हैं, तो जैसे जैसे वो ऊपर के लेवल पर जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा एज कंपेयर टू द ग्राउंड लेवल। मतलब जो ग्राउंड लेवल था वहां पर तो ऑक्सीजन सफिशिएंट थी, लेकिन जैसे जैसे आप हाइट पर जाओगे, होता है कई बार हम जाते हैं ना हिल स्टेशन पे, पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है, और आप देखना ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम होगी, सफोकेशन होगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि प्रेशर कम होता है। जब प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन जो डिसॉल्व रहती है एयर में वो भी कम हो जाती है, हेनरीज लॉ, तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। अब जब ऑक्सीजन हवा में कम है तो हमें भी सफोकेशन होगा, हमें भी इनहेल करने के लिए कम मिलेगी, तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है, एंड अदर टिश्यूज ऑफ द पीपल लिविंग एट हायर ऑल्टीट्यूड्स और दोज ऑफ माउंटेन क्लाइंबर्स। तो जितने भी जो ऑक्सीजन की कमी है वो किन किन को, टिश्यूज को भी मिलेगी, उन लोगों को जो हायर ऑल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या फिर माउंटेन को क्लाइंब करते हैं, माउंटेन क्लाइंबर्स। द लो कंटेंट ऑफ ब्लड ऑक्सीजन causes the climbers to become weak and reduces their thinking ability। अब ये ब्लड में लो कंटेंट है ऑक्सीजन का, तो इसका मतलब ये कि उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी वो कम होगी और ये वीक करेगा उन लोगों को। Which are symptoms of conditions called एनोक्सिया। इस कंडीशन को हम एनोक्सिया कहते हैं। तो जनरली हाई प्रेशर, जब हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हो तो प्रेशर, दबाव कम होता है एयर का दबाव कम होगा, तो ऑक्सीजन जो एयर में डिसॉल्व है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वहां पर कम है, लेस ऑक्सीजन आप इनहेल करोगे तो आपके ब्लड में भी फिर लेस ऑक्सीजन जाएगी, और अगर कोई ऑक्सीजन वहां पर है तो वो प्रेशर इतना कम है कि वो ब्लड के अंदर अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी। मान लो आपको ऑक्सीजन मिल भी गई कहीं से, तो आप ऐसी जगह पे हो जहां पर प्रेशर बहुत कम है, तो वो ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व नहीं होगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी। अब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो आप जो लोग वहां रह रहे हैं उनकी थिंकिंग एबिलिटी, वो वीक होंगे, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ कम होगी, सोचने की क्षमता कम होगी, जो सिम्टम्स होते हैं एक डिसीज के, विच इज कॉल्ड एज एनोक्सिया। तो ये एनोक्सिया डिसीज के सिम्टम्स होते हैं। तीसरी एप्लीकेशन किसकी, हेनरीज लॉ की। स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट विल बी डीप सी डाइविंग। सेम चीज जो माउंटेनियर्स के लिए, वही उनके लिए जो सी डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र की गहराई तक जाते हैं, जो एडवेंचरस पर्पस के लिए जाते हैं या किसी खोजबीन में जाते हैं, तो जो सी डाइवर्स होते हैं जब वो डाइव करते हैं तो क्या होता है, स्कूबा डाइवर्स हम उनको बेसिकली बोलते हैं। डीप सी डाइवर्स कैरिंग ब्रेथ टेकिंग किट कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर। तो वो स्कूबा डाइवर्स होते हैं तो वो अपने साथ एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, बेसिकली ऑक्सीजन सिलेंडर। उसको हम मानते हैं कि सी डाइवर्स कैरी ब्रीथिंग किट होती है कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर, ब्रेथ टेकिंग नहीं, ब्रीथिंग किट। ठीक है ना, तो ब्रीथिंग किट अपने साथ लेकर जाते हैं कंटेनिंग कंप्रेस्ड एयर, उसमें कंप्रेस्ड एयर होती है ब्रीथिंग किट में। दे सफर फ्रॉम द पेनफुल इफेक्ट कॉल्ड बेंड्स व्हिच दे कम टुवर्ड्स द सरफेस, व्हेन दे कम टुवर्ड्स द सरफेस। अब होता क्या है, जैसे जैसे नीचे गए ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर लेवल आया, लेकिन सडनली ऊपर आए तो लेवल चेंज हुआ ऑक्सीजन का, उनको एक पेनफुल इंपैक्ट पड़ता है उनकी बॉडी पर, जिसको कहते हैं बेंड। और जैसे जैसे वो सरफेस पर आते हैं वो पेनफुल इंपैक्ट बढ़ता जाता है, इसको बेंड्स कहते हैं, इस पेनफुल इंपैक्ट को बेंड्स कहते हैं। ठीक है, समझना ही क्यों होता है। These painful effects arise due to decompression of gases dissolved in their blood while breathing air at high pressure underwater। जैसे जैसे वो अंदर गए, जैसे जैसे वो सी के अंदर कोर पार्ट तक गए, प्रेशर बढ़ता गया। वाटर के अंदर जितना लेवल पर डेप्थ पर जाओगे, जितने डेप्थ पर जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, मोर ऑक्सीजन विल डिसॉल्व इन ब्लड। जो ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड में ज्यादा मात्रा में डिसॉल्व होगी, क्योंकि ज्यादा प्रेशर, ज्यादा मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का, हेनरीज लॉ, तो ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा जब वो बाहर आएंगे, मतलब नीचे कोर पार्ट से ऊपर सरफेस पर आएंगे पानी के, तो सडनली जैसे वो ऊपर आते हैं तो एकदम से प्रेशर कम होता है। जैसे ही प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन जो होगी वो रिलीज होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी ब्लड में। अब उनको इस चेंज के दौरान एक जर्क लगेगा, यानी कि एक पेनफुल इंपैक्ट होगा, जिसको वो बेंड्स कह रहे हैं, एट हायर प्रेशर अंडर वाटर। These bends are minimized by using compressed air that has been diluted with less soluble helium in the breathing apparatus। इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर जो उनके पास है, जो ब्रीथिंग किट उनके पास है, जिसमें कंप्रेस्ड एयर उनने भरी है, वो कंप्रेस्ड एयर में वो हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं।
हीलियम गैस को भरते हैं। तो वो अकेली ऑक्सीजन गैस नहीं होती, उसको हीलियम के साथ डाइल्यूट करते हैं विथ लेस सॉल्युबल हीलियम इन द ब्रीथिंग अपैरेटस। In general, a compressed gaseous mixture of 11.7% helium, 56.2% nitrogen and 32.1% oxygen is used in breathing kit called scuba. तो वो ब्रीथिंग किट को स्कूबा कहते हैं। उसमें ऑक्सीजन तो होना ही चाहिए, नाइट्रोजन होता है बिकॉज इट्स एन इनर्ट गैस 56.2% और 11.7% हीलियम होता है। हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो सडनली जब वो ऊपर आएंगे एकदम से, तो वहां पर क्या होगा, हीलियम के मिक्सचर होने के कारण ऑक्सीजन सडनली रिलीज नहीं होगा और इस बैंड के पेनफुल इंपैक्ट को वो रिड्यूस कर देंगे। होगा तो तब भी, लेकिन वो रिड्यूस स्टेट में होगा क्योंकि हीलियम वहां पर मिक्स कर दिया गया। और ये ब्रीथिंग किट के फॉर्मुलेशन होता है। हीलियम होता है 11.7%, नाइट्रोजन होता है 56.2%, ऑक्सीजन होता है 32.1%। तो इस तरीके से वो ये मिक्सचर बनाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आता है कि why the scuba divers carrying the oxygen cylinder is mixed with helium gas or is diluted with helium gas. The reason is that to reduce the effect of bands. ये जो bands आता है, ये जो एकदम से ऑक्सीजन हाई डिसॉल्व होती है फिर सडनली एकदम से रिलीज होती है, इस बैंड्स के इंपैक्ट को कम करने के लिए हीलियम को मिलाया जाता है स्कूबा में, यानी कि ब्रीथिंग किट में जिसमें ऑक्सीजन रहता है मौजूद। क्लियर हो गया? तो अगेन अनदर एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगले पार्ट पर हम चलते हैं, अगले पार्ट पे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट पहले ले लो इसका। तो ये एप्लीकेशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं क्योंकि इन एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत जगह पर बेंड्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है या वो माउंटेन क्लाइंबर्स के ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बेवरेजेस वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लंग्स का जो फंक्शन बताया था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कैसे सेलुलर एक्टिविटीज में ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, उस पे हेनरीज लॉ का क्या एप्लीकेशन है, वो उस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो दीज आर द क्वेश्चंस, दिस इज द टॉपिक जहां से एक पूरी तरीके से क्वेश्चन आता है। जेई मेंस में ना आए लेकिन आपके स्कूल एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और मेरा कर्तव्य दोनों का बताने का है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहां पर हमारी समाप्त होती है गैसेस की सॉल्युबिलिटी, यानी कि हमने गैसेस की सॉल्युबिलिटी देख ली लिक्विड सॉल्यूशंस में। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, यानी कि अब हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे किसकी, लिक्विड की लिक्विड सॉल्यूशंस के अंदर। तो सेकंड सॉल्युबिलिटी आ गई लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत सिंपल चलता है। या तो वो मिक्स होगा या नहीं होगा। देखो ऑयल और वाटर मिलाओगे मिक्स नहीं होंगे क्योंकि एक पोलार एक नॉन पोलार है, लेकिन वाटर और अल्कोहल मिलाओगे तो मिक्स हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन बन जाएगा क्योंकि दोनों पोलार है। तो लिक्विड और लिक्विड में ज्यादा कोई खपत नहीं है और प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि लिक्विड पर प्रेशर का कोई इंपैक्ट ही नहीं होता। प्रेशर का इंपैक्ट सिर्फ एक ही स्टेट पे होता है, वो होती है गैसियस स्टेट, बाकी किसी पे इंपैक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिक्विड इन लिक्विड बहुत सिंपल रहेगा। पोलार के अंदर पोलार डूबेगा, नॉन पोलार के अंदर नॉन पोलार डूबेगा। ऑयल और वाटर मिलाते कभी नहीं मिलते। आप एक कंटेनर लो, उसमें एक ऑयल डालो और वाटर डालो, तो आपको ऑयल और वाटर की अलग अलग लेयर मिलेगी। बहुत प्यार से आपको अलग अलग लेयर मिलेगी। ऑयल ऑयल एक तरफ दिखेगा, वाटर वाटर एक तरफ दिखेगा, बकायदा बीच में बाउंड्री दिखेगी, प्रॉपर बाउंड्री दिखेगी। इन द सेम वे आप अगर बात करोगे किसी और दो लिक्विड की जो इमिसिबल है, जो मिक्स नहीं होते, तो उनमें ऑयल और वाटर की जगह कोई और भी एग्जांपल ले लो इमिसिबल का, तो वहां पर भी आपको ये दोनों सेपरेट होते हुए अलग दिखेंगे। तो आपको बीच में प्रॉपर बाउंड्री दिखेगी, एक प्रॉपर वहां पर आपको बाउंड्री दिखेगी। क्लियर हो गया? तो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं और वो कब होंगे? जब एक पोलार होगा एक नॉन पोलार होगा। दोनों पोलार हुए या दोनों नॉन पोलार हुए तो फिर वो मिक्स हो जाएंगे, फिर आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी, फिर वो सोल्यूशन बन जाएगा। दे आर कॉल्ड एज मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल मतलब विच कैन बी मिक्स टुगेदर, इमिसिबल जो साथ होने पर भी मिक्स ना हो, इमिसिबल लिक्विड्स। तो उनकी अपन बात करते हैं। तो यहां पर देखेंगे a liquid may or may not be soluble in other liquid depending upon the relative solubility of a liquid in another. The following three cases are possible. Miscible, mix हो गया, ठीक है। When two substances dissolved in each other, these are said to be completely miscible. तो अगर एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया, वी कंसिडर इट टू बी मिसिबल। एग्जांपल, वाटर एंड अल्कोहल, बेंजीन एंड टॉलुइन। देखो वाटर और अल्कोहल मैंने कहा था ना मिक्स हो जाएंगे, वाटर अल्कोहल मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों पोलार है। बेंजीन और टॉलुइन मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दोनों नॉन पोलार है। तो बेंजीन और टॉलुइन को मिक्स करोगे मिक्स हो जाएंगे बिकॉज दोनों नॉन पोलार है। तो ये मिसिबल हो गया। मिसिबल मींस व्हिच विल बी मिसिबल, व्हिच विल बी इन व्हिच वन लिक्विड विल डिसॉल्व इनटू अनदर लिक्विड। इमिसिबल की बात करें
जिसमें दो लिक्विड मिक्स नहीं होंगे, ऑयल और वाटर, एक पोलर एक नॉन पोलर। टू केमिकली डिफरेंट लिक्विड सच एज वाटर एंड ऑयल, water and mercury do not dissolve in each other and are said to be completely immiscible liquid। तो वो liquids immiscible माने जाएंगे, immiscible which cannot be mixed together। तो साथ होने के बाद भी मिक्स नहीं हो सकते, बिकॉज केमिकल आइडेंटिटी दोनों की बहुत अलग है, एक पोलार का है एक नॉन पोलार का है। वाटर पोलार है, ऑयल नॉन पोलार है। इवन वाटर और मर्क्यूरी ये मिक्स नहीं हो सकते कभी। वाटर पोलार है, मर्क्यूरी बेसिकली एक सिंपल एलिमेंट है जिसकी जो कोहेसिव प्रॉपर्टीज है वो बहुत अच्छी है, तो ये बिल्कुल मिक्स नहीं हो सकता। देन वी हैव अ थर्ड कैटेगरी जिसमें कहते हैं पार्शियली मिक्सेबल। पार्शियल मिक्सेबल है, पार्शियली मिक्स्ड हो सकता है, पार्शियली डिसॉल्व हो सकता है और पार्शियली नहीं होगा। तो सर्टेन लिक्विड्स लाइक वाटर एंड फिनॉल, वाटर एंड ईथर विच डिसॉल्व्स ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आर नोन एज पार्शियली मिक्सेबल। सो दे आर कंसिडर्ड टू बी पार्शियली मिक्सेबल। तो कंप्लीट पार्शियली डिसॉल्व होंगे वो। सो सर्टेन लिक्विड्स लाइक वाटर एंड फिनॉल, वाटर एंड ईथर ऐसे एग्जांपल्स है जो पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और पार्शियली डिसॉल्व नहीं होते। तो आपको इन्हें बोलना है पार्शियली मिक्सेबल, पार्शियली मिक्सेबल सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये सॉल्यूशंस की कैटेगरी है। और लिक्विड एंड लिक्विड बड़ा सिंपल है, बस इसी बात पे डिपेंड करता है। पोलार है तो पोलार में डूबेगा, नॉन पोलार है तो नॉन पोलार में डूबेगा। पोलार है तो नॉन पोलार में नहीं डूब सकता, नॉन पोलार है तो पोलार में भी नहीं डूब सकता। बाकी कोई ऐसा वेरिएशन नहीं है प्रेशर और टेम्परेचर को लेकर। क्लियर हो गई ये बात? तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड का। ओके, तो यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड कंप्लीट होती है। लेट्स मूव टू अनदर पार्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब आती है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। क्या होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, कैसे वेरिएशन होगा, ये होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स के इस वाली स्लाइड में हम बात करेंगे। और इसमें याद करो हमने जो एक सवाल किया था सेशन के स्टार्टिंग में कि चाय हमेशा हमें गर्म और कोल्ड ड्रिंक हमेशा हमें ठंडी क्यों अच्छी लगती है, तो कोल्ड ड्रिंक ठंडी क्यों अच्छी लगती है उसका जवाब तो मिल गया है। अब इस वाले पार्ट पे आपको जवाब मिलेगा चाय हमेशा हमें गर्म क्यों अच्छी लगती है, चाय हमेशा हमें गर्म क्यों अच्छी लगती है। सुनेंगे यहां पर। तो solubility of solids, solute increases or decreases with increase in the temperature। तो solubility of solid solutes increases or decreases with increase in temperature depending on the nature of the solute। The effect of pressure on the solubility of solids is liquid is generally very small। प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा पहली सूरत में, तो पहली सूरत में प्रेशर का कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि प्रेशर सॉलिड्स पर कोई असर नहीं डालता। जैसा कि हमने बात करा है प्रेशर सिर्फ एक ही स्टेट पर असर डालता है, वो है गैस। तो हेनरीज लॉ वहां पर आया था और कहीं नहीं आएगा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस इन विच गैस इज सॉल्यूट। ये बात याद रखना, ये भी एक लिमिटेशन है हेनरीज लॉ की। सिर्फ गैस वाली चीजों पर लग सकता है जो लिक्विड में डिसॉल्व्ड है, उन पर हेनरीज लॉ लगता है। सॉलिड्स डिसॉल्व्ड है, लिक्विड डिसॉल्व्ड है, लिक्विड के अंदर नहीं लगेगा हेनरीज लॉ, क्योंकि हेनरीज लॉ प्रेशर का रोल बताता है और सॉलिड और लिक्विड स्टेट में प्रेशर का कोई इंपैक्ट होता नहीं है, सिर्फ गैस पे इंपैक्ट होता है, इसलिए हेनरीज लॉ यहां अप्लाई नहीं होगा। तो पहली बात तो नीचे वाला पॉइंट मैंने बता दिया, प्रेशर का असर नहीं होगा। अब असर किसका होगा, टेम्परेचर का असर हो सकता है। और जनरल क्या क्राइटेरिया कहता है, जनरल ये कहता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी गैस के अंदर बढ़ेगी। क्यों हम कहते हैं हमें चाय गर्म अच्छी लगती है, हम किसी को बोलते हैं भैया चाय गर्म लाना, या अगर ठंडी हो गई है तो बोलते हैं भैया रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया इसको गर्म कर दो वापस से। क्यों हम कहते हैं चाय हमेशा गर्म चाहिए, क्योंकि अगर चाय का फॉर्मुलेशन समझें, उसमें मिल्क है, चाय पत्ती है, शक्कर है। चाय पत्ती और शक्कर क्या है, सॉलिड है। मिल्क क्या है, लिक्विड है। तो भैया चाय पत्ती और शक्कर चूंकि सॉलिड है तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर का केस हो गया। ये सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर का केस हो गया। अब सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। इसलिए भाई साहब आप चाय को पकाते समय और गर्म करते जाते हो। और एक चीज नोटिस करना, जितने लोग तुम में से चाय बना लेते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएंगे जो मैं बता रहा हूं कि ऑब्जर्व करने वाली बात, कि जितनी देर तक चाय को गर्म करोगे चाय का कलर उतना निखर कर आएगा। वो जो ऑरेंज ब्राउन कलर का जो कलर आता है चाय का, वो और निखरता हुआ आएगा। कहने को चाय और कड़क बनती जाएगी।
मतलब तुमने जितनी देर तक उसको हीट करते रहे, जितनी देर तक तुमने चूल्हा चालू करके रखा, गैस स्टोव चालू करके रखा, और जितनी देर तक तुम चाय पकाओगे, कलर उतना डार्क होता जाएगा, कलर उतना निखर कर आता जाएगा, और चाय उतनी कड़क होती जाएगी। क्योंकि उसके अंदर जो डिसॉल्व्ड चाय पत्ती है और जो डिसॉल्व्ड शक्कर है वो और ज्यादा डिसॉल्व होती जाएगी एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर। सिंपल सा खेल है, जितना तापमान आप बढ़ाओगे उतना उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। किसकी? शक्कर की और चाय पत्ती की, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी। दे विल बिकम मोर सॉल्युबल इन दी मिल्क। जो मिल्क आपने रखा है चाय को बनाने के लिए उसमें ज्यादा सॉल्युबल होंगे। तो सिंपल खेल है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। हां, कुछ केसेस में टेम्परेचर को बढ़ाने से वो कम भी होते हैं, वो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक के थ्रू होता है। बट फिलहाल हम अगर सॉल्युबिलिटी की जनरल बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स is directly proportional to temperature. More is the temperature, more will be the solubility. Less is the temperature, less will be the solubility. So it will be directly proportional to temperature. Directly proportional to temperature. तो solubility of solids and liquids जो होगा वो टेम्परेचर के सीधा सीधा प्रोपोर्शनल है। ये जनरल है, कुछ केस में एक्सेप्शन है, टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कुछ सॉलिड्स की कम भी होती है, बट अगेन वो एक्सेप्शन है। वो तो हमने फिर गैस में भी देखा था, ठीक है ना, वो हीलियम और हाइड्रोजन और इनर्ट गैसेस के लिए भी देखा था। बट जनरली टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ेगा। इसलिए हम कहते हैं हमें चाय गर्म अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जब सारे सॉल्यूट अच्छे से डिसॉल्व होंगे, अच्छे से सॉल्युबल होंगे, तब वो चाय का अलग स्वाद आएगा। तो इसलिए हमेशा चाय हमेशा गर्म अच्छी लगती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी किस हद तक हुई है सॉलिड की। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी किस हद तक हुई है, कितनी एक्सटेंट तक हुई है, उस हिसाब से सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? आपने सॉल्वेंट लिया 100 ग्राम, आपने इसमें कुछ 20 डिग्री पर लिया, मान लो सॉल्वेंट 100 ग्राम, आपने इसमें नमक मिला दिया। अब आपको पता है 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो सकता है 20 डिग्री के पानी में, लेकिन आपने 25 ग्राम ही मिलाया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अभी ये सॉल्यूशन में और नमक मिलाया जा सकता है, क्योंकि 36 तक जा सकता है और 25 ग्राम तुमने डिसॉल्व किया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अभी इसमें और नमक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन अभी हो गया है इन विच मोर सोल्यूट कैन बी एडेड फर्दर, इन विच मोर सॉलिड सोल्यूट कैन बी एडेड फर्दर, देन सच सॉल्यूशंस आर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। So the solution, the liquid solution in which more solid solute can be added further from this point, then such solution at that point will be termed as unsaturated solution. क्योंकि देखो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? तृप्त होना। कहते हैं भाई पूरी हो गई ख्वाहिशें जीवन की। जैसे मान लो मेरी जिंदगी की कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरा कुछ सपने, मेरे कुछ ड्रीम्स है, वो फुलफिल हो गए, तो मैं अपनी जिंदगी में सैचुरेट हो गया भाई। मतलब मैं कहूंगा अब जी ली अपनी जिंदगी, सैचुरेट हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, बस संपट पड़ी बात। दिस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं यार अभी कुछ डिजायर बाकी है, अभी कुछ सपने बाकी हैं, तो हम उसको कहेंगे कि वो अनसैचुरेटेड है। वो सैचुरेट नहीं हुआ, अभी अनसैचुरेटेड है, अभी उसको सैचुरेट होना पड़ेगा, अभी सैचुरेशन में टाइम है। तो ऐसे ही अगर हम किसी लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें कि उसकी इच्छा है कि वो इतने ग्राम का सॉल्यूट अपने अंदर ऐड कर सकता है और करना चाहता है, लेकिन उतना ग्राम सॉल्यूट अभी है नहीं उसके पास, तो अभी वो अनसैचुरेटेड है। दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना कि टेम्परेचर आप रेज नहीं कर सकते, आप टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर सकते, आपको उसी टेम्परेचर पे बात करनी है जो करनी है। मैंने जैसे पानी लिया 100 ग्राम, तो मैंने बोला 20 डिग्री पे लिया है मैंने, अब मैं 20 डिग्री नहीं बदलूंगा। मैं 20 डिग्री बदल लिया तो फिर मैं नहीं कह सकता उस समय सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा, वो फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा।
बट हां 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री पे ही रहेगा। तो 100 ग्राम पानी अगर है तो उसमें अगर 20 ग्राम या 25 ग्राम नमक है तो उसमें और नमक तब ऐड किया जा सकता है। तो उस पॉइंट पर वो सॉल्यूशन मेरे लिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बट ऑन द कॉन्ट्ररी अगर अब उसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं हो सकता, एग्जाम्पल 20 ग्राम का पानी है, 100 ग्राम मात्रा में मैंने लिया है, 36 ग्राम नमक मैं डिसॉल्व अप कर चुका हूं, तो अब उसमें फर्दर नमक डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा। डालूंगा तो नीचे जमना चालू कर देगा, नीचे जम जाएगा। हालांकि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, वैसे ही कहना चाहिए, लेकिन अभी अपन इक्विलिब्रियम जैसे टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा, अपन कह रहे हैं नीचे जम जाएगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि फर्दर सॉल्यूट 36 ग्राम के बाद डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब उसने जी ली अपनी जिंदगी सॉल्यूशन ने, उसको जितना सॉल्यूट चाहिए था मिल गया उसको, अब उससे ज्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। उस पॉइंट पर, उस समय, उस वक्त मैं कहूंगा मेरा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया। That solution will be called as saturated solution, provided मैं टेम्परेचर नहीं चेंज करूंगा। Then the solution is called as saturated solution. तो saturated solution, a solution in which no solute can be dissolved further, no solute can be dissolved further at a given temperature is called a saturated solution. तो इस solution में कोई भी फर्दर सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, जितना हो गया, अब वो और सॉल्यूट ऐड नहीं करेगा। हम कहेंगे ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम कहेंगे भैया इस सॉल्यूशन ने अपनी जिंदगी जी ली, इसको जो जितना सॉल्यूट ऐड करना था वो कर लिया है, अब इसके बाद और सॉल्यूट ऐड नहीं करेगा। सॉल्यूशन विल बी टर्म्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब मुझे लगे कि यार एक काम करते, टेम्परेचर बढ़ा लेते थोड़ा सा, नहीं डिसॉल्व हो रहा, कोई बात नहीं, चूल्हे पे चढ़ा दो, गैस स्टोव ऑन कर दो और रख दो इसको गैस के ऊपर, बर्नर लगा दो नीचे से, मतलब सारे केसेस में मैं हीट कर रहा हूं, अब और नमक ऐड हो जाएगा फिर, लेकिन फिर सॉल्यूशन कुछ और कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चर्चा करते हैं, सुपर सैचुरेटेड, अगला पॉइंट है। लेकिन फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर बात करेंगे। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं सुपर सैचुरेटेड की। हमें मालूम है सॉल्यूशन हमारा सैचुरेट हो चुका है और वो कहता है अब मैं और सॉल्यूट ऐड नहीं करूंगा। हमने कहा हमसे जबरदस्ती उठाकर इसको चूल्हे पर रखो, अब गैस स्टोव पर हमने नीचे से आग लगा दी, भाई साहब आग लगा दी, तो अब भाई साहब माफी मांगने लगा, बोलने लगा नहीं नहीं अब और सॉल्यूट ऐड कर दो। संपट पड़ी बात। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें टेम्परेचर राइज करने से, टेम्परेचर बदलने से अगर और सॉल्यूट ऐड हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कह देंगे। कौन सा सॉल्यूशन कह देंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सुनो यहां पर मेरी बात, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, when the solution contains more solute than would be necessary to saturated, then it is termed as super saturated solution. जब उसमें जरूरत से ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो जाए, किस जरूरत से ज्यादा? सैचुरेट होने के लिए जितनी जरूरत है उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड हो जाए तो वो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा। सर ये कैसे होगा कि जितनी उसकी जरूरत है, जितना वो सैचुरेट हो सकता है उससे ज्यादा सॉल्यूट वो ऐड सॉल्यूबल कर ले उसके अंदर, ऐड नहीं करे, सॉल्यूबल कर ले बकायदा उसके अंदर। क्योंकि देखो ऐड तो तुम वैसे भी कर लोगे लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होगा तो क्या मतलब, सॉल्यूशन में काउंट थोड़ी ना होगा, तो उसको सॉल्यूबल भी करना है। तो वो कैसे होगा? टेम्परेचर को बढ़ा के। कैसे होगा? Super saturated solutions are not in equilibrium with the solid substance. Thus, if a small crystal of solute, say sodium thiosulfate, is added to its super saturated solution, the excess immediately crystallizes out. तो this excess will crystallize out जब ये टेम्परेचर आप कम करोगे। लेकिन जब आप सॉल्यूट को ऐड करोगे तो एक टाइम के बाद वो सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन आप फर्दर उसको और डिसॉल्व करना चाहते हो तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और ज्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड हो जाएगा। फाइनली द सॉल्यूशन विल बी टर्म्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि अब उसके सैचुरेट कंडीशन से ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है, सैचुरेटेड कंडीशन से ज्यादा सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है, तो इट विल बी टर्म्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपरली सैचुरेट हो चुका है तो दिस विल बी रिगार्डेड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इमेजिन करो तुमने टेम्परेचर बढ़ाया और उसमें ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया, राइट? टेम्परेचर कम करोगे अब तो क्या होगा? मतलब एकदम से तुमने टेम्परेचर कम किया तो अब क्या होगा? भाई जैसे ही तुमने टेम्परेचर कम किया तो जितना एक्सेस सॉल्यूट डिसॉल्व्ड था वो बाहर आ जाएगा। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इट विल गोइंग टू क्रिस्टलाइज आउट।
तो वो क्रिस्टल बना लेगा, अपना प्योर फॉर्म का क्रिस्टल बना लेगा। ये एक प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉल्यूट को आप सेपरेट कर सकते हो सोल्यूशन में से। क्या करो, पहले तो आपको लगे आपने उसका टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, अब वो सुपर सैचुरेट बन चुका है, अब वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। अब जब वो सुपर सैचुरेटेड हो चुका है, फिर आपने उसको ठंडा कर दिया। तो एकदम से जब ठंडा किया तो जो एक्सेस सॉल्यूट आपने ऐड किया था, टेम्परेचर को बढ़ाने से जो सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया था एक्सेस में, वो अब बाहर आ जाएगा, वो क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा, उस क्रिस्टल्स बना लेगा। और वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर आ गया, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ। तो इसको हम प्यूरिफिकेशन टेक्निक भी बोल सकते हैं, जिसको हम एक क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का नाम देते हैं। तो ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के अपने अलग फायदे हैं, बट यस, अगर सोल्यूट जरूरत से ज्यादा है, जरूरत क्या, जितना सैचुरेट बनने के लिए जरूरत है उस वैल्यू से ज्यादा अगर आप सोल्यूट डिसॉल्व कर पाते हो टेम्परेचर को इंक्रीज करके, तो सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर हमारा पूरा लेक्चर समाप्त होता है। स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो ये थी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड सॉल्यूशंस। इस पर भी हम टेम्परेचर पर डिपेंडेंट रहते हैं और टेम्परेचर से बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जैसे हमने बात करी। रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर का कोई असर इस पर नहीं होता है, प्रेशर का कोई असर इस पर नहीं होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा पार्ट जो कि सैचुरेशन सॉल्युबिलिटी का था, और पूरे तरीके से हमने सॉल्युबिलिटी इस वीडियो में पढ़ी है। फिर चाहे वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्यों ना हो, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड हो, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो, सबसे इंपॉर्टेंट है गैस वाली। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ को नहीं भूलना, लिमिटेशंस नहीं भूलना, और उससे भी ज्यादा जरूरी हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन मत भूलना। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? बाकी अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो, या YouTube पर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल चूंकि है, तो आप अगर पजल्ड होते हो, आप कंफ्यूज्ड होते हो, या आपको कभी ये नहीं समझ में आता कि जैसे YouTube पर आपने कोई लेक्चर सर्च कर लिया तो उसका टॉपिक तो आपको मिल गया, वो वीडियो तो आपको मिल गया, आपने वो वीडियो पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया, लेकिन फिर आपको ये नहीं समझ में आता कि आप इस टॉपिक के बाद हम कौन सा वीडियो पढ़े, कौन सा वीडियो देखें, कौन सा टॉपिक पढ़े, या इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना था, या अगर इसमें हमने थ्योरी देखी है तो इसके क्वेश्चंस कहां मिलेंगे, किस वीडियो में मिलेंगे। कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिसमें क्वेश्चन आए, हम पॉज करके उसको सॉल्व करते जाएं, या कोई शीट ही मिल जाए। तो अगर आपको यह सब दिक्कत जाती है तो सबसे बेहतर और आसान तरीका है, एक ही सोल्यूशन है, मैग्नेटबेंस की वेबसाइट। मैग्नेटबेंस की वेबसाइट पर आप आओगे, magnetbeans.com अगर आप टाइप करोगे तो होम पेज पर ये सब कुछ कंटेंट जो आप सोच रहे हो आपको कहीं मिल जाए, वो यहां मिल जाएगा। काम बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले एग्जाम कैटेगरी में जाना है। जैसे अगर आप कोई सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी करो तो सीबीएसई बोर्ड में जाना, आईआईटी की तैयारी करो तो आईआईटी जेईई के सेक्शन में जाना। आपको पूरे कोर्सेज यहां पर दिखेंगे। मेरा केमिस्ट्री का कोर्स भी आपको यहां दिखेगा। जैसे ही आप केमिस्ट्री के कोर्स पे जाओगे, आपको सारे चैप्टर की यहां लिस्टिंग होगी। पहला चैप्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पूरे चैप्टर की लिस्टिंग होगी। चैप्टर के नीचे साइड में एक प्लस का बटन है, प्लस के बटन पे जाओगे, पूरे टॉपिक सीक्वेंस में आएंगे। पहला ये टॉपिक पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, पूरी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए आपको चलना है बस। और टॉपिक के आगे लेक्चर का मतलब ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है कि ये टॉपिक कितने मिनट कितने आवर का है, सो दैट आप पूरे टाइम टेबल के हिसाब से इसको तैयार कर लो कि आज मैं 1 घंटा ये पढ़ लूंगा, 2 घंटे ये पढ़ लूंगा, कल रात को मैं ये वाली डीपीपी सॉल्व कर लूंगा। सब कुछ आप प्लान कर सकते हो इसमें। और इवन आपको ये देखो पीडीएफ का आइकन भी दिख रहा है। ये पीडीएफ मतलब प्रैक्टिस शीट्स हैं, क्वेश्चन की शीट्स हैं। इसको आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, यहीं से डाउनलोड हो जाएगी। बैठो, उसको सॉल्व करो। अगर कहीं डाउट आता है या किसी क्वेश्चन में तुम फंसते हो तो भैया इसके नीचे डीपीपी का सोल्यूशन है, शीट सोल्यूशन के नाम से, तुरंत वो वीडियो देख लो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो पूरा एक सिंक्रोनाइज्ड वे है, पूरा एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाई है। और किसी भी वीडियो पर ऐसे क्लिक करोगे तो हाई क्वालिटी का वीडियो बिना किसी बफरिंग के स्ट्रीम होगा। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है, अच्छे नेटवर्क्स आ रहे हैं, अच्छी स्पीड आ रही है नेट की, तो बिल्कुल जैसे यूट्यूब पर चलता है हाई क्वालिटी में, आप इसको सेटिंग जाकर चेंज करके एचडी क्वालिटी में देख सकते हो, हाई डेफिनेशन क्वालिटी में। और ऐसा नहीं है कि आपको वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई पैकेज लेना है, कोई कोर्स खरीदना है, कोई कूपन कोड मैं दूंगा जिससे डिस्काउंट मिलेगा। कुछ ऐसी चीज नहीं है भाई साहब। 100% फ्री एजुकेशन है मैग्नेटबेंस पर। जैसे ये यूट्यूब पर वीडियो देखते हो आप, वैसी वीडियो आपको वेबसाइट पर मिलेगा। 100% फ्री एजुकेशन है। आपको कोई कूपन कोड, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। डीपीपीज हो, प्रैक्टिस शीट्स हो,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, बुक्स हो। अभी हम लोग बुक्स को लेकर आने वाले हैं आप लोगों को सॉल्व कराने के लिए। जैसे केमिस्ट्री के हम एन अवस्थी, पी बहादुर, आरसी मुखर्जी, एमएस चौहान, ये सारी, ओपी टंडन, ये बुक्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो बुक्स के सारे लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन। कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट पर आप जानते हो आईआईटी जेईई के लेक्चर्स तो आपको लगातार मिल रहे हैं। साथ ही नीट एस्पिरेंट्स के लिए नीट के लेक्चर्स भी आप लोगों के लिए अपलोड करे जाते हैं। तो नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री, नीट बायोलॉजी के एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा एक्सक्लूसिव लेक्चर्स रिकॉर्ड करते आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपकी नीट की तैयारी भी बेहतर हो सके। तो जितने तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने रिलेटिव्स हो जो ढूंढ रहे हैं ऐसे चैनल को जहां कंसिस्टेंट वीडियोस मिले, क्वालिटी कंटेंट मिले, शीट्स भी हमें मिले सॉल्व करने के लिए, ऐसा ना हो थ्योरी लेक्चर्स देते जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले, वन शॉट रिवीजन मिले, टेस्ट सीरीज मिले, मतलब मोटे रूप में वन स्टॉप सॉल्यूशन मिले आईआईटी जेईई का और नीट का। तो ऐसे लोगों तक इस चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं। आप भी सब्सक्राइब करें और लोगों तक इस चैनल का लिंक जरूर पहुंचाएं। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।